स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का पेपर और सेट ए यानी कोड ए देख रहे हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि कोड ए से ही केवल क्वेश्चन कोड ए में ही आएंगे। इससे क्वेश्चन आपके अन्य कोड में भी जाएंगे, सभी कोड में इसमें से क्वेश्चन जाएंगे। समझ लेना इसको अच्छे तरीके से। और जो आपका 13 तारीख को पेपर होने वाला है उसको बेहतरीन तरीके से आपको इसको करना है। और यहाँ अगर आप इस वीडियो को समझ लेते हैं तो इसका मतलब आप जो है मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं, बिल्कुल गारंटेड। तो यहाँ पर चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस आप सभी पढ़ लेंगे कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके। सेक्शन ए में जो है 16 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप रहेंगे। सेक्शन बी में जो है 6 क्वेश्चंस रहेंगे 17 से 22 तक, जिसके दो दो नंबर रहेंगे। सेक्शन सी में जो है 8 क्वेश्चन मिलेंगे 23 से लेकर 30 तक, जो कि 4-4 मार्क्स के रहेंगे। और सेक्शन डी में जो है आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे 31 से लेकर 34 तक, जो कि आपके 5-5 मार्क्स के रहेंगे। थोड़ा सा लेंदी पेपर रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेना, नहीं तो आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें 16 क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, यानी कि इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनमें से कौन से नंबर्स जो है इस अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये आपका 2 तो गिवन है, और अंडर रूट 4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये आपका अंडर रूट 4 जो बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा। तो ये तो आपका आ गया इक्वल टू 4। यहाँ पर इसका अंडर रूट बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 3। आप सभी को पता है अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो कैसे निकलते हैं। यहाँ पे ये 3 अंडर रूट से बाहर नहीं आ रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 2 प्लस के साथ में यहाँ पे अंडर रूट 4 है। अंडर रूट 4 का जो है 2 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर भी आपका 4 हो गया। यानी कि यहाँ पर देखने को मिला कि आपको सी ऑप्शन में जो है अंडर रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है इरेशनल नंबर के लिए। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है इसमें बहुपद दिया गया है, यानी कि पोलिनोमियल दिया गया है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक निकालने हैं, यानी कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। यहाँ पोलिनोमियल आपको दी गई है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो कि हमारे को दे रखा है 6x² माइनस 7x और -3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें शून्यांक निकालने हैं, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि बाहर वाले का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है। तो बाहर वालों का मल्टीप्लाई अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन को ढंग से और आपको स्कूल में सिखाया गया तो इसको इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी -3 है तो आपको मिल रहा है ये 6 इंटू -3 इक्वल्स टू होता है आपका -18। ठीक है ना, -18 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे को बीच वाले को इस ऐसे टुकड़ों में करना है कि हमारे को उनका मल्टीप्लिकेशन तो आपको क्या मिले, -18 मिले, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि जोड़े या घटाए तो -7x वापस मिल जाए। तो हमको इसको बीच वाले को तोड़ना होगा। तो हम इसलिए इसको 6x² को 6x² लिखते हैं, बीच वाले को तोड़ते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं, देखिए ध्यान से, -9x लिख दूं और फिर इसमें +2x जोड़ दूं तो वापिस से मेरे पास माइनस का 7 ही आ जाएगा। इसको आप समझ रहे हैं, माइनस का 9x और प्लस का 2x कितना होता है, 7 होता है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 9 इंटू 2 कितना होता है, 18 होता है। और वो भी माइनस का साइन लगा हुआ है तो -18 आ गया, यानी कि हमारा अब टुकड़ा जो है सही हो गया। और माइनस का लास्ट में 3 तो है ही, इसको इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। अब हमारे को कॉमन ले लेने हैं। एक बार कॉमन इधर से ले लेंगे, एक बार कॉमन दूसरी तरफ से ले लेंगे। एक बार कॉमन इसमें से ले लेंगे, एक बार कॉमन इसमें से ले लेंगे। तो कॉमन लीजिए इसमें से, तो इससे जैसे ही कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा। तो इसका कॉमन जो आ रहा है, ये देखेंगे 3x आया कॉमन, और अंदर जो बचा इसमें 3x आपने बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ में 9 है यहाँ 6 है। तो 3 निकालूंगा तो आपका 3 इसमें भी आता है, 3 इसमें भी आता है, इसलिए हमने 3x निकाला। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3 दूनी 6, 2x बचेगा, है ना। 3 नहीं बचेगा, 2x बचेगा। तो यहाँ पर इस जगह पे जो है, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा। आप जब वापस 2x और 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। और यहाँ पर कितना बचेगा, 3x है यहाँ पर, और यहाँ पे 9x है तो 3 इंटू 3, यानी कि 3 आपका यहाँ बचेगा। 3 इंटू 3x क्या हो जाएगा, -9x। तो ये हमारे पास एक ब्रेकेट में आ गया। आगे जो चिन्ह है उसको हमने लगा दिया प्लस का। ठीक है, अब हमारे को ब्रेकेट में यही चाहिए, 2x माइनस 3 चाहिए, और 2x माइनस 3 ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पे बाहर कॉमन क्या लेंगे, एक ले लेंगे, और यहाँ पे 2x माइनस 3 जो है हमारा ब्रेकेट में आ जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये भी आपका और ये ब्रेकेट वाले हमेशा सेम होने चाहिए, तभी जाके आपके जीरोज निकल पाते हैं। अब जो है आप एक बार तो ये बाहर वाले ले लीजिए और इन दोनों में से कॉमन वाले में से ले लीजिए। तो हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, 3x और प्लस का 1 है। तो ये लिख लिया हमने 3x + 1।
ठीक है, एक तो ये मिला हमें और एक मिला ये वाला। अब दोनों तरफ से कॉमन है तो कॉमन में से एक ले लेंगे, तो ये मिला मेरे को 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक बार किसी एक को 0 करेंगे, एक बार किसी एक को 0 करेंगे, तो एक बार मैं मान लेता हूँ इसको 0 करते हैं, तो इसको 0 करेंगे यानी कि 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, अगर 0 लिखूँ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो ये माइनस प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो माइनस का 1 तो था ही, अपॉन में यहाँ पे 3 इससे मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 1/3 आया। और अगर इसको मैं 0 करूँ, इसको 0 करूँ तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 इधर है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 3/2, क्योंकि 2 इधर इंटू में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया x का -1/3 और 3/2। तो हम देखते हैं आपके पास में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, -1/3 और 3/2। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, तो ये 0 हो गए पोलिनोमियल के। ठीक है, तो याद रखना एमसीक्यू भी आएंगे तो इसको ऐसे नहीं कि आप टच कर दोगे, एमसीक्यू का आंसर आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा, जब आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करना आएगा तब। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात यानी कि आपके एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे देखिए, जब आपके समीकरण में ये जब आपका नेगेटिव वो हो, पावर नेगेटिव हो, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इस x को जैसे ही आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका एक्स क्यू बन जाएगा, तो ये भी हमारा हमारा जो भी द्विघात समीकरण होगा वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस समथिंग कुछ आएगा और इक्वल्स टू 0। इस तरह का समीकरण जो है द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक्स क्यू बन गया तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। इस सी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसमें एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर हमारे को दिया गया x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 है, तो इस 5 को मैं इधर ले आता हूँ तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आप चाहें तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपको सारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं पूरे का, तो इसका एलसीएम अगर मैं लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके बटे में 1 है और इसके बटे में 1 है, तो x तो कॉमन आ गया, सभी का एलसीएम आ गया, और इसका x से इसका x मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके x से ये कट जाएगा तो यहाँ पे +1 आ गया, और यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पे 1 था, x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5x आ जाएगा, और ये इक्वल्स टू 0 है। अब मैं इस x को उधर 0 की तरफ भेज दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ऐसे कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप जो है x उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर माइनस का इधर ले लीजिए, पहले आप माइनस का इधर ले लीजिए, क्योंकि x को एक तरफ ही रखते हैं हम, तो एक तरफ आप रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रखें, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए इतनी। तो माइनस का यहाँ पे 5x आ जाएगा और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, वो वाली जैसी कि हमें चाहिए थी, इस टाइप की इक्वेशन बन गई है, देख रहे हो आप। तो ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई। तो ये हमारा सी पार्ट तो सही है। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूँ सॉल्व करके, यहाँ पे देखो इसमें स्क्वायर है, यहाँ देखो इसमें स्क्वायर है, तो ये अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपका पहला नहीं था, दूसरा नहीं था, चौथा नहीं है, तो इसका आपका आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बोला गया है एपी दिया गया है आपको 5, 6 हाफ 8 फिर 9 हाफ, और इसका 15वां पद आपको निकालना है। तो बहुत ईजी सा सॉल्यूशन है, इसका 15वां पद कैसे निकालेंगे, देखिए इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। पहले तो आपको दिया गया है ये 5, 6 1/2 है, 6 1/2 को कर दीजिए सही, तो ये मिश्र में है, यानी कि आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप जो है सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 हो जाएगा ये। ठीक है, कॉमा में इसके 8 है, फिर कॉमा में ये वाला भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी आप नॉर्मल फ्रैक्शन कर लीजिए, तो 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गया ये वाला, इसका 15वां पद हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमारे को ए देख रहे हैं, पहला पद जो है ए, फर्स्ट टर्म जो है आपको 5 मिला। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म इसमें 13/2 है, तो 13/2 कर लीजिए, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपका 5 है, 5 माइनस कर दीजिए, तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 का 13 रहेगा, क्योंकि एलसीएम 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस का जो है ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 चला गया, तो यहाँ पे बचा 3/2, यानी कि डी का जो मेरे पास मान आया वो 3/2 आया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, सार्वंतर जिसको बोलते हैं। अब मेरे पास ए आ गया, डी आ गया, और इसने एन कौन सा पद बोला है, एन का मान दे रखा है, कॉमा एन इक्वल्स टू दे रखा है 15। ठीक है, और मेरे को एक फॉर्मूला याद है जो कि हमारे को सभी को याद होना चाहिए, कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है।
ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास n है, a है, n है, d है, सभी है, पुट कर देते हैं। तो a 15 मेरे को निकालना है, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास 5 है, प्लस कर लीजिए, n मेरे पास दे रखा है 15, माइनस में 1, और d दे रखा है आपको ये वाला 3/2, हमने निकाल लिया था 3/2 जो है इससे मल्टीप्लाई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये 5 का 5 रह गया, प्लस जो है यहाँ पर आपका 15 माइनस 1 आ गया तो 14 आ गया, इनटू में इसके साथ है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 कर दीजिए, और ये 2 से कट जाएगा, आप काट सकते हैं इसको आराम से। तो ये 2 1 2 और 2 7 14 है, तो 2 7 14 बार में कट गया। अब हमारे पास इसका आंसर आ गया 5, प्लस में आपके पास में 7 या 21, और ये टोटल कितना बना, 5 और 21 26, तो 26 इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो 15वां जो टर्म है वो क्या आया, 26 आया, यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन 5वें की बात करते हैं। इसमें देखते हैं, यदि एपी का तीसरा पद 12 है और 10वां पद जो है 26 है, तो उसका 20वां पद आपको निकालना है। क्वेश्चन में आप समझ लीजिए पहले कि आपको A3 जो है दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, वो दिया है आपको 12, क्योंकि तीसरा पद बोल रहा है, और इसी तरह से 10वां पद यानी कि A10 दिया गया है आपको 26। ठीक है, आपको निकालना क्या है, 20वां पद निकालना है, यानी कि आपको A20 फाइंड आउट करना है, आपको नहीं पता है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमारे को इक्वेशन कौन सी यहाँ पे सेट होगी वो देखना है। जो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो कि ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि ए एन इक्वल्स टू होता है आपका ए प्लस, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला आपको याद है। अब देखिए यहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, तो मैं कह सकता हूँ, और एन एन कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है। तो इस इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर करें, इस वाली इक्वेशन से, क्या निकल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर A3 की जगह क्या है, A3 की जगह क्या है, टोटल 12 दे रखा है ना, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 12 इक्वल्स टू, ए तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, लेकिन n की वैल्यू मेरे को पता है, n कितना इस इक्वेशन के हिसाब से 3 है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये निकलता है 12 इक्वल्स टू ए, अच्छा बीच में प्लस का निशान है, ध्यान रखिएगा, ए प्लस, अब ये 3 माइनस 1 गया तो 2d आ गया ना, तो यहाँ पर जो है a प्लस 2d बन जाएगा इसका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 इक्वल्स टू ए प्लस में 2d। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन ऐसा दिया है, हमारे को समय लगेगा ही लगेगा, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो प्रैक्टिस नहीं करा तो आप फंस जाओगे। तो इसी फॉर्मूले में हम इसको रखते हैं A10, तो ए एन की जगह क्या दे रखा है, 26 दे रखा है, यानी कि A10 अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास 26 है, तो 26 इक्वल्स टू, ए तो मुझे दिया नहीं है, एन मुझे इसमें दिया हुआ है, एन कितना है, 10 की बात कर रहा है, तो 10 लिख दूंगा, ठीक है, माइनस में आपका 1 है, इंटू में डी है। अब यहाँ पे 26 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस में, और यहाँ से आपका 10 में से एक गया, 9d बच गया, 9d आ गया, तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आई, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन अलग है। तो हम इक्वेशन ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना है आपको, एक इक्वेशन तो हमारे को ये मिली है, और एक इक्वेशन हमारे को ये मिली है, ठीक है, इन दोनों की। अब हमारे को A20 को कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिख सकते हैं, A20 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो इसी इक्वेशन से कंपेयर करें, तो ए एन की जगह हमारे पास A20 है, इसका मान नहीं है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन मेरे को दे रखा है 20, तो यहाँ पे 20 माइनस 1 इंटू डी लिख दूँ। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब मैं क्या करूं, सबसे पहले इन इक्वेशन से कुछ निकल सकता है तो उसको निकाल लेता हूं, दोनों इक्वेशंस जो हैं कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख करके काट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको दिया गया a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, इसको वैल्यू दे रखा है हमारे को 12, है ना, और ये है a प्लस 9d, a प्लस 9d, और इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को 26। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो a से माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो आपका ए से ए जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये ए एक एक बार है, लेकिन ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 2d है, यानी कि आपके पास माइनस का 7d आ गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये 12 प्लस का है और माइनस का 26 है, तो यहाँ पे आपका माइनस का 14 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ये माइनस वाला साइन तो कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, तो इस माइनस को हटा दीजिए, इस माइनस को हटा दीजिए, यानी कि मेरे पास जो आंसर आया यहाँ पर 7d इक्वल्स टू 14 आया। ये चीज़ तो मेरे को समझ में आया। अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 14/7, और d की वैल्यू निकल जाएगी 7 1 जो 7, 7 2 14, यानी कि 7 दूनी 14, तो d मेरे को मिला 2, तो d की वैल्यू मेरे को मिल गई। तो यहाँ पर मैं d की वैल्यू रख सकता हूँ, क्लियर है ना, तो d की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो d की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये देखते हैं। और a की वैल्यू मेरे पास पता नहीं है, ध्यान रखना है, अभी a की वैल्यू मेरे पास पता नहीं है, a की वैल्यू मुझे निकालना आवश्यक है।
तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, कहाँ पर है ऐसी जगह जहाँ पर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो किसी भी इक्वेशन में अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मेरे पास डी आ चुका है, तो मैं इसी इक्वेशन में किसी इस इक्वेशन में डाल दूँ या तो इस इक्वेशन में डाल दूँ, ठीक है, डी की वैल्यू, तो भी मेरे पास ए निकल जाएगा। अगर मैं दूसरी वाली इस इक्वेशन में डाल दूँ डी की वैल्यू, डी तो मेरे पास मिल चुका है ना, आप देख रहे हो डी मिल चुका है, तो डी अगर मैं किसी भी इक्वेशन में डाल दूं तो मुझे ए प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से भी ए प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से भी ए प्राप्त हो जाएगा, वही ए मुझे यहाँ पुट करना है, ठीक है। डी मैंने निकाल ही लिया है, तो मेरे पास ए 20 का मान आ जाएगा। तो मैं इस 26 में अगर मैं रखना चाहूँ, या सबसे ईजी है, आप 12 इक्वल्स टू ए प्लस 2d है इसमें रखिए, तो यहाँ पर देखिए 12 इक्वल्स टू ए, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे 2 × 2, क्योंकि 2 क्यों लिखा है, तो डी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 2, तो यहाँ पर 12 तो है ही, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 इक्वल्स टू ए प्लस 2 × 4, ठीक है ना। अब इस 4 को उधर ले जाएंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, तो ए की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए की वैल्यू, ए यहीं छोड़ दीजिए और ये 4 को उधर ले जाइए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12 - 4 इक्वल्स टू 8, है ना, 8 आ जाएगी ना, तो यस ये 8 आ गया, तो 8 आ गया ए की वैल्यू। अब सभी की वैल्यूज हम रखते हैं, मेरे पास डी की वैल्यू 2 दी गई है, मैंने अभी अभी निकाली, आप देख सकते हैं डी की वैल्यू हमने 2 निकाली थी, ए की वैल्यू अभी अभी निकाला 8 निकाला, तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं ही, हमारे पास A20 का मान आ जाएगा, A20 का जो भी मान आएगा देख लेते हैं क्या आता है। तो ए की जगह 8 रखा और प्लस का साइन है, फिर 20 - 1, 20 - 1 कितना हो जाएगा 19, ठीक है, और इंटू में आपका डी की जगह क्या मैं रखूंगा 2, तो यहाँ पे रख रहा हूँ 2, तो अब ये 19 दूनी 38 हो गया और 8 ये हो गया, तो 8 प्लस में 38, 38 और 8 कितना हो गया 46 हो गया। तो मेरे पास A20 का जो वैल्यू आया वो 46 आया, मेरे ऑप्शन में 46 पहला ही ऑप्शन है, तो मेरा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ध्यान रखना, घुमाएगा आपको और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर अभी आपके पास बहुत समय है, क्योंकि आपका एग्जाम अभी 4-5 दिन बाद में है, अभी से इस वीडियो को इतना ढंग से देखो, शांति से देखो, अगर आपके पास समय है ना, तो केवल 1-1.5 घंटे का ये वीडियो मैं जो आपको लिए दे रहा हूँ स्पेशली, इसको बहुत तरीके से तैयार करिए। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि कोई बच्चा जिसको मैथ से डर लगता हो और जिसको लगता हो कि उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है अगर इस वीडियो को समझ जाता है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो आप बड़े क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है ना, क्षेत्रफल का अनुपात जो है, मान लीजिए त्रिभुज एक का क्षेत्रफल का अनुपात बटे में क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड, ये जो होता है इनके भुजाओं का, जो भुजा ट्राइंगल एक की भुजा बटे में भुजा ट्राइंगल दो की, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसको इंग्लिश में कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन रेशियो ऑफ एरिया, या फिर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल 1 and 2 इज इक्वल्स टू साइड ऑफ देयर द साइड ऑफ द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, तो उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जो है आप लिखिए, देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, यानी कि ये वाला चीज़ दिया गया है, ये पूछ रहा है, तो रख देते हैं हम। तो मैंने को दिया गया है 1/2, ठीक है, ये क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है, और मुझे क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है, ट्राइंगल 1 की भुजा अपॉन में ट्राइंगल 2 की भुजा, यानी कि साइड, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, साइड का स्क्वायर होता है ये। अब ये स्क्वायर जैसे ही हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ट्राइंगल 1 का रेशियो पूछा है, उनकी भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो यहाँ से जैसे ही ये 2 को मैं हटाऊंगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर जैसे ही हटाते हो तो दूसरी साइड क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे इसका रूट हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूँ, स्क्वायर हटा देता हूँ, तो रेशियो क्या आ जाएगा, तो रेशियो आ रहा है अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 1 को क्या है इस निकालोगे तो 1 का 1 ही आएगा अंडर रूट, तो और 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकता, तो 1:अंडर रूट 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम देखें तो इसका आंसर कौन सा मैच हो रहा है सही, तो यहाँ पे 1:अंडर रूट 2 जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखोगे, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात होता है, अनुपात के बराबर होता है, यानी कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द साइड्स रेशियो ऑफ द साइड स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सातवां है आपका, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं 4-6, 3-2, और सी दे रखा है आपको 5 और 2, तो बी सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं।
तो यहाँ पर देखिए पहले इस ट्रायंगल को ड्रॉ करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये ट्रायंगल में बोल क्या रहा है। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह का ये ट्रायंगल बोल रहा है, आप देख सकते हैं ऐसा ट्रायंगल कोई भी है, ठीक है। ये मान लीजिए ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल है। अब इसमें इसने ए बी सी और डी दे रखा है, तो ए बी सी डी के पहले निर्देशांक मेंशन करिए। तो मान लीजिए ये ए है, ठीक है, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। अब यहाँ पर जो है ए बी सी के जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उनको मेंशन कर देते हैं। तो ए का पॉइंट दिया है 4 - 6, तो ए का 4 - -6 दिया हुआ है। बी का दिया हुआ है 3 - -2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3 - -2। और जो है सी का दिया हुआ है इसने 5 - 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 - 2। तो ये हमारे को दे रखा है। अब इसने क्या बोला है, बी सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बी सी जो है, बी और सी इसका कोई मिड पॉइंट होगा, ये रहा मिड पॉइंट। और इसके इस मिड पॉइंट का जो हमें निर्देशांक निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है एक्स और वाई। तो जब ये हमारे को पता है, ये आपका कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं किसी मिड पॉइंट का, तो हमारा क्या होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो हमारे को ए से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे को बी सी से मतलब है, क्योंकि इसने बोला बी सी के बीच की बिंदु निकालनी है। तो हमारा जो बीच का बिंदु, किसी भी बीच के बिंदु को निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं x1 प्लस में x2/2, ठीक है, और ये आपका y1 प्लस में y2/2, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जो निर्देशांक निकल जाएगा। अब इसमें x1 ये है और इसमें आपका ये है x2, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे x1 का मान कितना है 3, तो मैंने लिखा यहाँ पे 3 प्लस में इधर x2 कितना है 5, ठीक है, तो यहाँ पे है ये 5 अपॉन में 2 कर दीजिए। कॉमा में यहाँ पे y1 कितना है, तो -2, तो -2 लिखा है। यहाँ पर आपका y2 कितना है +2, तो यहाँ +2 रखिए, यहाँ पे अपॉन में 2 करिए। तो यहाँ पर जो देखिए आपका क्या हो जाएगा 5 और 8 अपॉन में 2 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा -2 +2 कितना हो जाएगा 0/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आ गया आपके 4 और कोमा इधर क्या है 0 में आप किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा। तो 0, तो 4, 0 जो इसके कोऑर्डिनेट आ गए, तो पहला ए ऑप्शन आप देख रहे हो यही सही है इसका, 4, 0 जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए, ठीक है। तो ऐसे निकाल लिया, समझ में आएगा आपको, बस क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आंसर तो यूं चुटकियों में निकाल लोगे। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा, याद रखना ये बात। अब अगला जो क्वेश्चन है, इसमें 8वें प्रश्न की बात करते हैं। बिंदुओं -7 और 4 - 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इनके बीच की दूरी का मतलब वही हो गया जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, दो बिंदु हैं और उसके बीच की दूरी क्या होती है, तो अंडर रूट में हम ले लेते हैं। देखो मध्य बिंदु की दूरी अलग, मध्य बिंदु के निर्देशांक अलग होते हैं, बीच की दूरी अलग होती है। तो बीच की दूरी क्या होती है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लिए, ये मान लीजिए आपका x1 है, ठीक है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है, ठीक है ना। तो अब जो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं, तो दूरी सूत्र जो होता है उसको हम अंडर रूट में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है ये अंडर रूट में रहेगा। अब यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यूज रख लीजिए। तो यहाँ पे आपका x2 कितना है, तो x2 है 4, तो मैंने रखा 4। और माइनस में आपका x1 कितना है, तो माइनस का x1 कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर है। प्लस में है आपका y2 कितना है, तो y2 -3 है, तो y2 -3 रखा, ठीक है। और फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया और यहाँ पे आपका 7 है, तो ये 7 रखा, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले से माइनस माइनस का साइन था, ठीक है, तो माइनस का साइन रखा हुआ था। और जैसे ही x1 की वैल्यू मैंने देखी यहाँ पर ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो लंबा ना खींचे इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया और इसका भी आपको होल स्क्वायर कर देना है और ये आ जाएगा आपके अंडर रूट में। अब यहाँ पे देखोगे ये 5 का 25 यानी कि 25 हो गया इसका, इस आपका अंदर। और ये वाला जो हो जाएगा आपका -3 है और -7 है, तो -3 और -7 कितने हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 10, ठीक है ना, 10 हो जाएंगे। और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो यहाँ पे ये 100 आ गया, ठीक है। और ये आपका बीच में प्लस का साइन है, ये ध्यान रखना है। और ये सारा का सारा अंडर रूट में है। टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे 125 का अंडर रूट, ठीक है। अब 125 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना होता है, तो देखो इसको अगर मैं टुकड़ों में लिखूं तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 5 × 5 × 25 पंजे 125, इस तरह से लिख सकते हैं इस 25 को। अंडर रूट से अगर मैं दो टर्म को निकालूं तो इसका अंडर रूट जो है बाहर निकल जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता है। तो मैं क्या करूं, इसको बाहर निकाल लूं, है ना। तो इसको जैसे जैसे ही बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, ये जो है दोनों में से एक बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचा 5 बचा, तो 5 अंडर रूट 5 जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं कहीं इसका ऑप्शन है क्या,
5√7 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 3√3 दिया है, 7√7 दिया है। इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा राइट आंसर होगा 5√5। ठीक है, इसके बीच की दूरी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ रहा है 2 tan² 30 अपॉन में 1 + tan² 30 का मान आपको निकालना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आपको पहले पता होना चाहिए कि tan 30 का मान कितना होता है। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे tan 30 की बात हो रही है, तो tan 30 का मान आपको अगर नहीं पता है तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। टेबल याद कर लेना बढ़िया तरीके से। tan 30 का जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू। अब यहाँ पे हमको रखना क्या है, उनकी वैल्यूज़ को रखना है। तो यहाँ पे 2 तो है ही, 2 तो है ही, इंटू में 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि ये बोल रहा है स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर कर दीजिए। अपॉन में आ जाइए, यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, 1/√3, और यहाँ पे भी क्या स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, और इसका अंडर रूट हट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। अपॉन में क्या है, यहाँ पे 1 प्लस में है, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो 1/3 को जब हम इसका सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4/3, ये 4/3 हो जाता है। ठीक है, ये वाला 4/3 आ जाएगा, नीचे वाला सही है, 4/3 आएगा ना, हाँ यस, 4 और 3 3, ठीक है, 4/3, और ये हो जाएगा आपका 2/3, 2/3। ठीक है, तो 2/3, अब जो है ये 2/3 है और ये 4/3 है, तो उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे करेंगे हम 2/3। ठीक है, और ये नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1/2 आया इसका आंसर। तो 1/2 जहाँ पे भी हमारा आंसर है वो सही है। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है 1/2। ठीक है ना, आप देख सकते हो 3 से 3 कट गया, और 2 से ये 4 कट गया, 1 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये 1/2 ही बचा, क्योंकि 3 से 3 तो पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपको कोसेक ए बराबर 5/4 हो तो tan a का मान निकालना है। तो आपको कोसेक वाली वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के काम आएगा, जिसमें हम लिखते हैं, एक तो पहले मैं हिंदी मीडियम का बता दूँ, जिसको हम बोलते हैं लाल बटे कक्का, सभी ने पढ़ा तो होगा। ठीक है, लाल बटे कक्का। और एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। अब दोनों में अंतर क्या है और दोनों में क्या खास बात है, ये आपको समझना है। देखिए, पहला वाला जो रेशियो है, ये पहला वाला रेशियो जो है, ठीक है ना, ये दूसरा वाला रेशियो है, आप देख रहे हैं, और ये तीसरा वाला रेशियो है। इसी तरह से इसमें भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आपका ये है, और तीसरा पार्ट ये है। बस हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस है। जैसे कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हिंदी में हम लंब बोलते हैं, बस इतना ही फर्क है। अब देखिएगा, पहला जो ऊपर अगर मैं बात करूं, तो पहला वाला जो बताता है आपको, ये वाली जो चीज़ है, ये हमारे को साइन की वैल्यू देती है, साइन की। ये वाली वैल्यू हमारे को कोस की मिलती है, और ये वाली वैल्यू जो है हमारे को टेन की मिलती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी यही साइन का, फिर ये कोस का, और ये टेन का वैल्यू हमें देता है। ठीक है, जैसे ऊपर दिया है इधर भी। लेकिन अगर नीचे से देखें, तो नीचे से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। नीचे से जो होता है वो क्या होता है आपका नीचे से चेंज हो जाता है। और नीचे से क्या चेंज होता है, ये आपको समझना है कि यहाँ पर जो होता है आपका, ये चीज़ समझनी है आपको। ये होता है आपका कोट। ठीक है, कोट की वैल्यू ये होती है नीचे से। और नीचे से अगर ये बातें करें, तो ये कर्ण हो गया, कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो ये होती है हमारी सेक की वैल्यू। ठीक है, और जो ये होती है ना, ये हमारी होती है कोसेक की वैल्यू। ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप फंसे ना एग्जाम में, और आपको एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा अगर ये ट्रिक याद है। तो इसी तरह से इधर भी होता है, ये कोट होता है, ये आपका सेक होता है, और ये कोसेक होता है। अब इसमें फर्क क्या है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो साइन थीटा लिखूंगा मैं, साइन थीटा का मान जो होगा वो लंब बटे कर्ण होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा। और इसी तरह से अगर मैं साइन का मान ये होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो अगर मैं कोसेक का मान करूं, कोसेक का मान करूं, तो ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि k/l हो जाएगा। उल्टा होता है ये, आपस में जो दिए गए हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ये टेबल याद कर लेना, काम आएगा आपके। ठीक है, तो साइन l/k होता है, तो कोसेक k/l होता है। तो यहाँ पर देखो कोसेक दिया हुआ है, कोसेक का मतलब है कि ये 5 क्या है, तो 5 जो है k को डिनोट कर रहा है। k क्या होता है, कर्ण होता है, और नीचे वाला आधार, यानी कि ये मेरे को दे रहा है कि ये आधार है आपका। ठीक है, और ये जो है इसमें कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। लंब
कर्ण है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये कोशिक की बात कर रहे हैं, कोशिक में ये कर्ण है, कर्ण बटे आधार, और जिसको कर्ण को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, इसको आधार को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आधार है ना, सॉरी लंब है, लंब 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 लंब, परपेंडिकुलर, आधार नहीं है, लंब है। यहाँ पे देखिए लंब है, मैंने यहाँ पे गलती से आधार लिख दिया, ये लंब है। तो लंब जो है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। आप समझ में आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मुझे कोशिक जो दे रखा है, ये कितना दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा, अब बहुत ध्यान से चीज समझिएगा। कोसेक ए बराबर 4/5, नहीं 5/4 दे रखा है, 5/4 दे रखा है। और जो है ये आपका क्या है, तो ये जो है आपका कर्ण है, यानी कि कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, एच दिया हुआ है, अपॉन में यहाँ पे जो नीचे वाला दिया गया है, ये क्या दिया गया आपको, लंब दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, लंब है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये लंब है, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मुझे पूछ क्या रहा है, टेन की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है, टेन की वैल्यू पूछ रहा है, टेन ए की वैल्यू बतानी है। और टेन का अभी मैंने बताया, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हमारे को ये लंब बटे आधार निकालना है, ठीक है। यानी कि लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर, बटे में आधार क्या होता है, बेस। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे लंब तो है, पर 4 वैल्यू है, आपका कर्ण भी है 5, लेकिन आधार नहीं है। तो हमारे को फॉर्मूला याद है अच्छी तरह से, ठीक है। फॉर्मूला याद है ना, कर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि हाइपोटेनस कर्ण बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, वो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, यानी कि आपका आधार का स्क्वायर और जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास h की वैल्यू दे रखी है 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, क्योंकि इसमें आपको h और p दे रखी है, ये 5h है और 4p है, कर्ण और लंब दे रखा है। तो यहाँ पे b की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो b स्क्वायर तो मैं छोड़ दूंगा, और यहाँ पर प्लस में p कितना दिया है, तो p 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर। अब जो है b स्क्वायर यही रहेगा, ये 25 हो गया यहाँ पे, और इधर 4 चौक 16, तो इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 16, ठीक है। इधर बी स्क्वायर तो था ही, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको 16 करोगे फिर इधर करोगे, एक स्टेप बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर और स्क्वायर हटाओगे तो 9 का अंडर रूट आ जाएगा, तो जो है बी का वैल्यू निकल गया √9 इक्वल्स टू 3। तो मुझे बी की वैल्यू मिली 3। तो अब मुझे एमसीक्यू है, मुझे पी का मान पता है, पी देखिए कितना है, 4 है, और बी कितना मिला मुझे, पी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, मैंने अभी बताया पी क्या है, 4 है, तो 4, और बी अभी अभी निकाला मैंने 3 है, तो 4/3 है, जहां पर भी आंसर है वो हमारा सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। बस इस तरह से निकाल देना था एमसीक्यू में, जहाँ हमारे को बस ध्यान होना चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए, सब निकल जाता है। 11 क्वेश्चन है, व्रत के अंदर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है। तो व्रत जो है, कोई भी आपका व्रत है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी बिंदु हो, कोई भी बिंदु हो, कहीं भी बिंदु हो, ठीक है, इसके अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच जा सकती, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, 0। इसके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सभी व्रत जो होते हैं कैसे होते हैं, तो आप देखो, एक व्रत तो मैं आपको अभी बना के दिखा रहा था, ये व्रत है, एक व्रत ये है, ठीक है, और एक व्रत ये है। तो ये आप देखने में कैसे लग रहे हैं, व्रत जैसे, यानी कि समरूप लग रहे हैं, कि भाई गोले तो हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा समरूप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समरूप, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बिल्कुल सब कुछ उनका समान है, यानी कि एरिया भी और उनका सरकमफेरेंस भी, तो वो तो है नहीं इसमें। अच्छा, आप 13वें क्वेश्चन को देखिए। 13वें क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ट्राइंगल सबसे पहले आपको बोला गया है कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है, तो आप सभी को पता है, देखने में अच्छी तरह से पता है। तो चलिए पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को एक बार बना के देखते हैं। तो इसने बोला है कि हमने पहले बनाया बेस, ठीक है, और उसके बाद जो हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, तो इक्विलेटरल ही बनाएंगे। और यहाँ से हमने ले लिया इस तरह से, और दूसरा ले लिया इस तरह से, ये लग रहा है आपको लगभग लगभग इक्विलेटरल है, ठीक है। और इसका नाम इसने बोला है कि ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी है इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जो है ये बोल रहा है ट्राइंगल बी डी ई, ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल बी, बी तो दिया हुआ है, अब डी मुझे निकालना है, तो बी डी ई समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी की मध्य बिंदु, बी से की मध्य बिंदु जो है, इसने बोला है ये डी है, ठीक है। तो अब हमारे को पता चल गया कि बी डी ई कैसे निकलेगा, यानी कि ये ट्राइंगल बी डी ई, बी डी, बी डी तो है, ई मुझे नहीं पता, तो ये भी क्या है आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल है, दोनों ही इक्विलेटरल है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों पैरेलल हो जाए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, तभी तो ये भी आपका ट्राइंगल बन गया इक्विलेटरल, यानी कि समबाहु। यानी कि ये बिंदु क्या आ गई, तो ये बिंदु मेरे को मिल गई ई, ठीक है।
अब जो है हमारे को पता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तीनों भुजाएं इसकी ये बराबर हैं और इसकी बड़े वाले ट्रायंगल की भी तीनों भुजाएं बराबर है। हमारे पास क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कहूँ एरिया यानी कि क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, बी डी ई ले लीजिए, बी डी ई। ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी ई की भुजा देखिए, बी डी ई की भुजा कौन सी है, बी डी ई, इसकी भुजा कौन सी है आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपका ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ आपको समझनी है कि जो एरिया इसके भुजा बी सी हो जाएगी ना, इसकी देखिए आप ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसकी बी डी हो जाएगी, बी डी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका ट्रायंगल हमने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ पहले बड़ा ट्रायंगल लिखना था, अब छोटा ट्रायंगल लिख दिया। तो इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। इसमें आपका ट्रायंगल जो है अ, ऊपर पहले ए बी डी लिखेंगे, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल हमारा पहले है तो बड़ा पहले ट्रायंगल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये बराबर होगा। अब ए बी सी में जो रेशो लेंगे वही रेशो हम उसमें लेंगे। तो अगर मैं ए बी सी में बी सी लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे बी सी अगर लेता हूँ, बी सी नीचे वाली भुजा लेता हूँ, बड़ी बड़ी वाली भुजा लेता हूँ, बी सी का स्क्वायर, क्योंकि मैंने आप बताया था एक क्वेश्चन में कि भुजाओं का स्क्वायर का बराबर होता है उनका एरियो का अनुपात। तो बी सी अगर मैंने इसका लिया है तो इसका बी डी लूंगा। ठीक है ना, तो इसका बी डी हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो बड़े वाले का अगर नीचे वाला हिस्सा ले रहा हूँ तो छोटे वाले का भी नीचे वाला हिस्सा लूंगा, क्योंकि सिमिलर जो है साइड से ली जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप समझिएगा कि ये जो बी सी है आपका, ये बी सी जो है ये आपका डबल है, बी डी का डबल है, क्योंकि ये पॉइंट मिड पॉइंट है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, बी डी प्लस डी सी, सही है ना, अपॉन में ये आपका बी डी का स्क्वायर। और जो है आपका ये बी डी और डी सी, बी डी और डी सी क्या है, बराबर है, यानी कि बी डी प्लस बी डी लिख सकता हूँ, क्योंकि बी डी के बराबर ही डी सी है, या फिर डी सी प्लस डी सी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। तो यानी कि मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो लिख सकता हूँ मैं इसको इसको लिख सकता हूँ बी डी प्लस बी डी, बी डी प्लस बी डी अपॉन में बी डी स्क्वायर तो है ही, तो ऊपर कितना हो गया, टू बी डी हो गया। तो मैं कहूँ यहाँ पर इसका स्क्वायर भी कर लीजिए। ठीक है, इनके स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये बी डी कितना हो गया, टू बी डी का स्क्वायर बटे में आपका बी डी का स्क्वायर पहले से ही है ना। अब देखोगे कि बी डी स्क्वायर तो कट जाएगा। अगर बी डी स्क्वायर कट जाएगा तो सबसे पहले हमारे स्क्वायर खोल देते हैं। तो स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, चार बी डी स्क्वायर बटे में नीचे क्या हो जाएगा, केवल बी डी स्क्वायर। अब देखोगे बी डी से बी डी स्क्वायर से कट गया, यानी कि नीचे क्या बचा, एक, यानी कि 4/1 आया, यानी कि रेशो क्या आया, 4:1। तो हमारे पास 4:1 जो भी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डायग्राम बनाना आना चाहिए, रेशो वाला फॉर्मूला जो बताया था वो याद है, बस मैंने क्या रखा, उनके साइड्स रखे, और साइड्स आए कोई भी रख लो, आराम से आप निकाल सकते हो, क्योंकि सिमिलर साइड्स ही रखने हैं आपको। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, उसको भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है एक बेलन के आधार का व्यास, व्यास मतलब आपको डायामीटर दे दिया। तो आपको दिया क्या गया है, ये सबसे पहले समझिए, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वही चीज़ समझनी है। डायामीटर हमारे को दे रखा है 4.2, इसका मतलब जो है रेडियस मेरा निकल जाएगा इसका आधा। तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो आधा इसको कर दीजिए, आधा डिवाइड करोगे इसको तो कितना हो जाएगा रेडियस, 2 × 1 = 21, 2.1 सेंटीमीटर। और दूसरी क्या है, ऊंचाई, हाइट दे रखी है हमारे को 5 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन निकालना है, यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, πr² होता है। किसका, बेलन का, यानी कि सिलेंडर का, सिलेंडर का या बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो πr² होता है। πr² होता है, तो पाई का पाई रहने दीजिए, क्योंकि इसमें पाई में वैल्यू पूछिए, पाई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और पाई की आर कितना है, आर है 21, तो इंटू कर दीजिए 20.1 का स्क्वायर, इंटू एच कितना है 5 है। अब ये 21 का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 21 का कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, करके देखिए 21 को, ये आ जाएगा आपका पाई इंटू 2.1 इंटू 2.1 4.41। ठीक है, और इंटू में 5। अब 4.41 में पाई तो हमारे को रखना ही है। अब 4.41
4.41 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो इसको इंटू अगर मैं करूँ 5 से तो ये आ जाएगा आपके पास में 22.05, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे 22.05 पाई जो आंसर होगा वही हमारा सही है, और जो है पहला ऑप्शन ही हमारा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। वॉल्यूम निकल गया, समझ में आ गया, बस कुछ भी नहीं करना था, जो चीज़ दी गई है फॉर्मूले में पुट किया, आंसर निकल गया। अगला जो है 15वां क्वेश्चन देखिए, 12, 21, 84 का एचसीएफ निकालना है आपको। 12, 21, 84 का एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ बहुत सिंपल सा है, आप निकाल सकते हो। सबसे पहले हम 21 का 12 का फैक्टर कर लेते हैं। 12 का निकालेंगे तो आपका 2 से चला जाएगा, 2 छिक 12, और फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 6, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। इसका यानी कि फैक्टर आ गया 2 × 2 × 3। 21 का निकालें तो 21 का यहाँ पे निकाल लेते हैं। 21 का कितनी बार, 21 तो 3 से जाएगा, 3 से तो 21, बस इसका ज़्यादा जाएगा नहीं। इसका फैक्टर आ गया 3 × 7। अच्छा, अब हमारे पास बच्चा 84, 84। 84 के फैक्टर निकाल ले, तो 84 का निकालिए पहले 2 से, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, और फिर 2 से जाएगा आपका 21 बार में, है ना। और फिर आपका ये नहीं जाएगा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 से तो 21, तो इसका फैक्टर आ गया 2 × 2 × 3 × 7। अब इसमें जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सभी में जो चीज़ कॉमन है उसको निकालिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी एक 3 है, और इसमें भी एक ही 3 है। बाकी किसी में भी जो है कॉमन नहीं है। इसमें 7 है, इसमें 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो वो उसको नहीं लेंगे। जो तीनों में होगा, और हाईएस्ट जो होगा, हाईएस्ट कौन सा है, तो इसमें हाईएस्ट तो यही है। 3 सबसे ज़्यादा इसमें एक ही है, 3 सबसे ज़्यादा इसमें भी एक ही है, और 3 सबसे ज़्यादा इसमें भी एक ही है। तो हमारा आंसर जो है 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है समीकरण दे रखा है आपको, x + 2y + 3 = 0 और 2x + 4y + 6 = 0 में कौन सा सत्य है, यानी कि आपको बताना है कि सॉल्यूशन कैसा है। तो हमारे को सीधा सीधा सबसे पहले तो देखिए कि इसमें a1 a2 b2 b1 b2 और c1 c2 क्या है। तो यहाँ पर ये वाला आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है। इसी तरह से यहाँ पर ये a2 है आपका, ये b2 है आपका, और ये c2 है। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान करिए और याद करिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो हमारा होता है ए, आपका जो भी हम निकालते हैं, a1x + b1y + c = 0, और दूसरा होता है a2x + b2y + c = 0। अच्छा, c1 है और यहाँ पे c2 है। तो ये वाली इक्वेशन के हिसाब से हमने a1 b1 और c1 मान लिया, a2 b2 और c2 मान लिया। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर अद्वितीय हल होगा तो क्या होगा, अनेक हल होंगे तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा। तीनों कंडीशंस, सबसे पहले अगर कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमारे पास कोई अगर हल नहीं होता है तो हमारा क्या होता है, उसमें इक्वेशन में क्या होती है, a1/a2 = होता है b1/b2, ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1/c2, ठीक है। ये आपका जब है नो सॉल्यूशन। अगर हम कहें अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो उस समय क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है ना। ये जो है आपका कौन सा कंडीशन है, जब अद्वितीय हल होगा। और जो अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, तो हम यहाँ पर जो है इसमें इक्वेशन कौन सी लिखते हैं, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यही होगा, नहीं नहीं, इसमें इक्वल होगा, सॉरी, नॉट इक्वल वाला तो ये होता है, इसमें सारे इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास ये 3 कंडीशंस हैं जिनमें हमारा सेटिस्फाई, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो a1/a2 क्या लिख सकता हूँ, a1/a2, a1 का है यहाँ पर, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में a2 कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया, कॉमा b1/b2 लिखते हैं, ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए b1 है 2 और b2 है 4, और थर्ड जो है आप, अच्छा इसको काट भी सकते हैं, 2 1 2 2 4, तो ये आपका कट भी जाएगा, ये भी ध्यान रखना, जो कटेगा उसको काट देना है। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 2 4, यानी कि 1/2 आ गया हमारे पास b1/b2। और जो है आपका थर्ड जो हमारे पास आता है c1/c2, इसको निकाले तो c1/c2 कितना आ जाएगा, 3/6 है ना, तो 3 है और 6 है, तो ये भी कट गया, 3 1 3 3 2 6, 1/2 ये भी आ गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। किसमें ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके तीनों बराबर हैं, तो देखिए इसमें पहले वाले में बताया था, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, देखिए आपका a1/a2 ये भी a1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, यानी कि a1/a2 = b1/b2
इज इक्वल्स टू C1/C2। इसका मतलब है इनफाइनाइट सोल्यूशन से इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब हो गया अपरिमित अनेक हल हैं। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने चेक कर लिया निकाल करके। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस याद रखना ढंग से। अभी कोई हल नहीं होगा तो C1/C2 किसी के बराबर नहीं होगा। अगर एक ही हल होगा केवल तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1 B2 के। और जो है अगर बहुत सारे हल होंगे तो ये तीनों बराबर होंगे। तो तीनों देखो आप, ये भी 1/2 है, 1/2, ये भी 1/2 मिला और ये भी 1/2 मिला, यानी कि हमारे पास ये आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और उसको देखते हैं उसमें क्या पूछा है और क्या बोल रहा है। खंड बी है आपका। खंड बी में जो है दर्शाना है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने यहाँ तक के क्वेश्चंस एमसीक्यू करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको 16 अंक प्राप्त हो चुके हैं। तो 16 अंक प्राप्त करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे ये हो नहीं पाएगा, ध्यान रखना ये बात। आपको गांठ बांधनी है तो गांठ बांध लीजिए। और सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में जो है आपको दर्शाना है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसको लिखना पड़ेगा आपको, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। माना कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं। इसमें बताना क्या है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इस जो बोलेगा उसका अपोजिट मानेंगे। मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और जो है अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना। P/Q के रूप में लिखते हैं, ये तो पता ही है आपको। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। यही चीज़ है कंडीशन। तो यहाँ पर जो हमने कहा कि अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 इज इक्वल्स टू P/Q के फॉर्म में हो सकता है, इसका मतलब, ठीक है। जहां पर P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि ये प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 2/3 लिखा या 3/2 लिखा। तो देखिए ध्यान से कि अगर 2/3 को मैं काटना चाहूँ, कैसे भी काटना चाहूँ, तो केवल ये एक से ही कटेगा। यानी कि वो संख्याएं जो केवल एक से ही कटें, ठीक है, वो संख्याएं जो केवल एक से ही कटें वो जो है सारी की सारी प्राइम नंबर कहलाती हैं, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। जिसके भी एक गुणनखंड हो गए उसका, जैसे कि आपका 5/2 हो गया, ठीक है, इसका भी आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इस तरह से 3/7 हो गया, ठीक है, और भी आपका 2/7 हो गया या फिर 5/7 हो गया। इस तरह की जो संख्याएं हैं काट पीट कर जब इतनी ये आ जाए तो समझ लो कि वो प्राइम नंबर हैं, ठीक है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यही लिखना जरूरी है। जहाँ पर P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये जरूर लिखना है आपको, जिसके प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लो 10/5 लिखते हो, 10/2 लिखते हो, तो देखो ये ध्यान देना कि 2 और 10 ये एक से भी कट जाते हैं और ये 2 से भी कट जाते हैं। तो ये इसका ये गलत हो गया, ये प्राइम नंबर में शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस Q को उधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू Q हो जाएगा, P इधर ही रह जाएगा, ये ठीक है। इस Q को हमने इधर गुणा कर दिया तो ये √2 इंटू Q इक्वल्स टू P हो गया। अब जो है मेरे को ये अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट हटाने के बाद जो आसान हो जाएगा, इसलिए हम इस अंडर रूट को हटाएंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जैसे इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, इसका अंडर रूट तो हट जाएगा 2 का, लेकिन इस Q के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, इधर P के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड में, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो है P² है ना 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखिएगा 2Q² इक्वल्स टू P² है। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि Q² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो P²/2 हो जाएगा। यानी कि मैं कहूँगा कि P² जो है ये किससे, 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से डिविजिबल है। जो कि मैंने माना था कि ये दो एक से, मतलब किसी और संख्या से डिविजिबल नहीं होना चाहिए केवल एक के अलावा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो P भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, स्क्वायर हटा दो तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ध्यान से दीजिएगा कि अगर 2 जो है ये P² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अगर मैं Q² यहीं छोड़ूं तो ये 2 इधर नीचे चला जाएगा, यानी कि 2 जो है P² को, इस P² को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। अगर ये P² को विभाजित करता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये P² को विभाजित करता है तो ऑब्वियस सी बात है ये P को भी विभाजित करेगा। भाई P² को अगर विभाजित कर रहा है, P² को अगर ये डिवाइड कर रहा है, तो ये स्क्वायर हटा दोगे तो P को भी डिवाइड करना चाहिए इस नियम के अनुसार। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मान लूं P, जो ये P है जो हमने माना है, P बराबर 2R मान लेते हैं। अब 2R क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ये 2 निकला है। अगर ये 3 निकलता मैं 3R मान लेता, अगर ये 5 निकलता तो मैं 5R मान लेता, ये अगर 8 निकलता तो 8R मान लेता, ये 7 निकलता तो 7R। ध्यान रखना, तो 2R क्यों माना है, क्योंकि इक्वेशन में हमारे
2 निकाला है हमने, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसीलिए हमने 2 रखा। तो p इक्वल्स टू 2r मान लेते हैं, जहां पर r कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है, कोई भी एक नंबर है। ठीक है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण नंबर है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने इसको दिया था पहले वाले कंडीशन को, तो यहाँ पर जो समीकरण 1 से अगर हम देखें तो यहाँ क्या था, 2q² इक्वल्स टू p स्क्वायर था। ठीक है, और p को क्या माना मैंने, p को माना है 2r, तो इस p की जगह 2r रख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r का स्क्वायर। सही है। अब जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यानी कि 2q² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा r²। समझ में आया इतना? अच्छा, अब देखिए, आपको कुछ नहीं, स्टेप्स को ध्यान रखना है। स्टेप्स इसमें बहुत इजी है, आपको समझना है कि पहले स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करते ही जब ये संख्याएं बाहर निकल जाएगी आप बता दोगे कि जो यहाँ पे नंबर है वो इस वाले को डिवाइड करता है। अगर इस स्क्वायर वाले को डिवाइड करेगा तो स्क्वायर बिना स्क्वायर वाले को भी डिवाइड करेगा, तो हम कहेंगे 2 अगर p² को डिवाइड करता है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। अगर ये हमने कंडीशन लिख दी तो अब हम मानते हैं कि जो यहाँ पर हमने जो चीज़ ली है उसको मान लेंगे इस जिस चीज़ से डिवाइड कर रहा है उसके साथ में कोई r संख्या ले लो, आप r ले लो, x ले लो, y ले लो, r लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो r जो है ये क्योंकि सब में नहीं है तो इसलिए r आपका कॉमन अलग दिखाई देगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि r कोई पूर्णांक है। अब समीकरण 1 से देखेंगे तो समीकरण 1 जो हमने पहली बनाई थी जिसका वर्ग करने वाले थे हम, तो वहाँ पर जो उस वर्ग वाले समीकरण को लेंगे जहाँ पर p² का मान, हमने जो p का मान रखा है उसको हम रख देंगे। तो यहाँ पर देखो p का मान रखा, 2r² किया, 4r² आया, और यहाँ पे q², यहाँ पे 2 है तो 2 को इधर लाऊंगा तो 2 इससे डिवाइड करेगा, 2 से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2r² बचेगा, यहाँ से जो है 2 हटा दिया मैंने। ठीक है, तो 2 हटाया तो q² इक्वल्स टू 2r² आ गया। अब समझिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर ये r² यहीं छोड़ूं तो ये 2 जा करके किसको डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये चीज़। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन दिया है कि q² बराबर में 2r² है, तो मैं कहूँ कि r² क्या होगा, तो r² बराबर q² बटे में 2 होगा, यानी कि ये q² को 2 डिवाइड कर रहा है, तो मैं बोलूँगा 2 जो है q² को डिवाइड कर रहा है। अगर ये 2 q² को डिवाइड करेगा तो ये 2 केवल q को भी डिवाइड करेगा, तो अतः 2 जो है q को भी डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हमने माना था कि दो, इसमें एक ही गुणनखंड होगा, वो भी एक से, एक के अलावा वो संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी। ये माना था कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है, हमने माना था। लेकिन p और q को तो भाई 2 से डिवाइड होता हुआ दिखा रहे हैं हम कि भाई ये 2 से q भी जा रहा है और 2 से, यहाँ पर देखो 2 से हमारा p भी जा रहा है, तो हमारा तो ये जो हमने माना था वो तो गलत हो गया है ना। समझ में आ रहे हो ना, हमने जो माना था कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक भी इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है और दो तो, एक तो सभी का कॉमन फैक्टर हो, एक जो है ये सभी का, पूरे संसार में सब अंकों का जो है एक कॉमन फैक्टर होता है, पूर्ण संख्याओं का एक कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दो भी कॉमन फैक्टर निकल रहा है, इसका p का भी निकल रहा है 2 और q का भी 2 निकल रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भैया इस प्रकार p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, और यह हमारी मान्यता के विपरीत है, जो कि हमने माना था कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ही नहीं। तो हम बोलते हैं कि जो हमने माना था वो हमने गलत माना था, यानी कि जो है √2 को हमने परिमेय संख्या माना था, ये परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम कहेंगे √2 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गई, बस इस तरह से हमें इसको प्रूव कर देना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 3 और -2 हैं। ये 2 अंक के प्रश्न शुरू हो चुके हैं आपके सभी, है ना। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस दे दिए हैं 3 एंड -2। तो जब जीरोस देते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पहला जो जीरो देता है वो अभी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि इसमें सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब जीरोस दी जाती है ना तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि सम क्या होता है। तो इन जीरोस का जो है ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इनका सम निकालोगे तो आपको सम मिल जाएगा। लेकिन अपने को कितना लंबा चौड़ा क्यों जाना है, तो हमारे को एक इक्वेशन पता होती है कि एक्स, ठीक है, उसके साथ में कुछ भी संख्या रहे, चाहे प्लस हो या माइनस हो, मान लो ये संख्या ए है, इनटू में, ठीक है, एक्स के साथ कोई संख्या और है दूसरी, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, ये एक समीकरण जो है जीरो के बराबर होती है, ये तो आपको पता है। तो अभी अभी मैंने ऐसा संख्या निकाला था, फिर हमने इसको जीरो माना था तो ए का एक्स की वैल्यू निकाली थी अलग, और इसको जीरो माना था तो एक्स की वैल्यू अलग निकाली थी। हमने एमसीक्यू करा था इस टाइप का। तो इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये देखो, ये प्लस का है तो यानी कि मैं कहूँगा ये x+3 हो गया, ठीक है, प्लस का है, और ये जो है माइनस का है तो मैं कहूँगा ये x-2 हो गया, ये 0। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो दोनों तरह से बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो ये है सिंपल सा कि जो यहाँ पे दिया गया है वही साइन यूज कर लो, ठीक है। एक तो तरीका ये होगा जो दिया गया है वही साइन आप यूज कर लो, और जो है एक तरीका ये है
अच्छा सॉरी, जो दिया गया है उसके अपोजिट साइन को यूज़ कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 3 आपको दिया गया है, मैं माई मिस्टेक, जो दिया गया है उसका अपोजिट साइन आपको यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है, बस इतना ही करना है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये प्लस का 3 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 3। यहाँ पे मैंने माइनस लिखा। अच्छा ये माइनस का 2 है तो इसको मैं प्लस का 2 लिख दूंगा, ठीक है। बस अब इसको गुणा कर लीजिए। तो मैं अब गुणा करूँ तो आपके सामने ये इक्वेशन बन जाएगी, वही इक्वेशन हमारा आंसर होगा। इस एक्स को इस एक्स से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाए एक्स स्क्वायर। इसी एक्स को इस 3 से गुणा करिए तो आ जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। और जो है फिर इस 2 को x से गुणा करिए, ठीक है, तो 2 को प्लस 2x आ गया। और इसी 2 को फिर आप -3 से गुणा करिए तो -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको जो है आप ये क्या करेंगे, ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 2x है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस का x और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में जो है इक्वेशन आनी थी वो आ गई, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा तरीका है कि आपको जो शून्यांक दे रखे हैं कि हम बोल सकते हैं इसका ये अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है। तो हमारे को एक चीज़ इक्वेशन पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन सबसे पहले ध्यान करिए, और स्टैंडर्ड इक्वेशन याद नहीं है तो याद कर लीजिए। क्या होता है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैं लिख दूं तो याद रखिएगा, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसको आपको याद रखनी है। ये आपका जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है अल्फा बीटा के टर्म्स में, शून्यांक दिए गए हों तो। अब जो है मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए इससे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा कर लूँ। ये है अल्फा तो यहाँ पर रखूँ 3, और बीटा जो है माइनस का है तो -2 कर दूँ, तो ये आपको निकल के आ रहा है 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं रखूँगा 1। अच्छा अल्फा इंटू बीटा कर लेता हूँ। अल्फा कितना है 3 और ये कितना है -2, तो 3 इंटू -2 ये कितना हो जाता है -6। तो अल्फा इंटू बीटा कितना, ये आ गया अल्फा इंटू बीटा, और ये जो एक आया ये आया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आया, 1 आया, ठीक है। और बाकी एक्स स्क्वायर तो था ही और माइनस का साइन था ही, प्लस का साइन है ही। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, तो -6 आया, तो यहाँ पे -6 रखिए इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा सॉरी इसके साथ में एक्स भी है, एक्स लिखना भूल गया, एक्स इंटू होता है इसके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। एक्स जरूर जरूर ध्यान रखना, माई मिस्टेक, मैं बताते बताते बिल्कुल भूल गया। तो यहाँ पे x आ गया, तो इसको x से 1 को गुणा करोगे तो ये x ही आएगा, है ना, यहाँ पे x रखना ध्यान से। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस -6 हो जाएगा तो इक्वल्स टू 0। तो आप देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही है, चाहे आप इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, आपका आंसर सेम ही आना था। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास ये द्विघात समीकरण निकालनी थी जिसके शून्यांक 3 और -2 दे रखे हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट आपको जो संख्या दे रखी है उसको आप एक्स और साथ में अगर प्लस का दिया है तो माइनस लीजिए, और माइनस का दिया है तो प्लस लीजिए, इन दोनों को इंटू करके जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आपका राइट आंसर होगा। या फिर आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए पहले, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालिए, ठीक है, और इन दोनों के मान जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें पुट करिए, ठीक है, इसमें पुट करिए तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो आंसर होगा। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी है लेकिन हम ज़्यादा तरीकों का डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है। यहाँ पर जो है रेखिक समीकरण युग्म को हल करना है, तो इन युग्म को समीकरण को हल करने में क्या लगेगा आपको बताइए, कुछ दिक्कत होगी इसमें, तो बोलेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 है ना, तो इसको इक्वल्स टू 7 को हटा देते हैं ताकि हमारा काम जो है आसान हो जाए। तो इक्वल्स टू 7 को क्या करेंगे, हम इस तरफ ले लेते हैं, तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये इक्वल्स टू 7 है ना, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इस तरह से दूसरे इक्वेशन को लिखूं तो 6x, ये हो जाएगा 6x, ठीक है, माइनस का 5 y, और जो है ये y 11 जो है ब्रैकेट के इक्वल्स टू के इधर है तो हम उसको उधर ले जाएंगे, तो ये भी माइनस का 11 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, अगर x की वैल्यू निकालूं तो आपको इस तरह से क्रॉस कर देना है इसको और इसको, ठीक है, और y की निकालनी है तो आप y को छोड़ करके फिर इसको और इसको कर दोगे। इस तरह से अगर मैं z की निकालूं यानी कि लास्ट वाले का निकालूं तो इनको और इनको ले लोगे। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और एक हो गया कि मैं क्या करूं, इनको डायरेक्ट इन इक्वेशन को लिखूं, इसमें से y काट दूं, x काट दूं, और मेरे पास जो आंसर है वो लिख दूं। तो आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको समझना है कि ये लीनियर पेयर इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करूँगा, तो इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 गिवन है, ठीक है, या तो आप इसको x
इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन अपॉन अपॉन। अब इसके जो है आपके x को छोड़ करके जो y और z में यानी कि इस वाले में है उसको ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 3 इंटू माइनस का 11, 3 इंटू माइनस का 11 आपका माइनस का 33, और प्लस में इसका कितना हो, 7 पंजे 35, माइनस का और माइनस का तो 7 पंजे 35 ही होगा 35। इस तरह से इस y का निकालेंगे तो y वाला छोड़ दीजिए और इन दोनों को ले लीजिए। इन दोनों को लोगे तो 11, ये होगा 6 7 42, 42, वो भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का 42, प्लस का ये हो जाएगा आपका 22 22, और इसमें कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इनको ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 10 माइनस 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x/2 आ जाएगा यहाँ पर, ये y/-20 आ रहा है, और ये 1/, अच्छा यहाँ प्लस रखना है ना, 1/, ये आपका माइनस का, सॉरी माइनस का है ना, ये तो माइनस, ये आपका माइनस का है, तो यहाँ पे आपका 10 - 8 है, 18 है, 18, क्योंकि आपका देखिए इसको लेना है तो 5 दूनी 10 और 6 × 6 = 18 है ये, तो 18 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, या तो आप देखिए आपके मान जो आएंगे, या तो आपको इस तरह से करना है कि आप दोनों को इक्वल करो, इस या तो इन दोनों को इक्वल करो तो आपको आएगा, इन दोनों में से किसी एक को ले लो, x/2 को इसके इक्वल करोगे, मैं लिख सकता हूँ x/2 = 1/-8, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से अगर मैं y/-20 को इक्वल करूँ 1/-8 के, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल लोगे जो मैंने आपको दी है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आप दोनों इक्वेशंस को काट दो, तो देखो ये 6 - 5y है, यहाँ पे देखो 6x - 5y = 11 है। अब देखोगे कि इनमें दोनों में कोई चीज़ बराबर नहीं है, तो किसी x को बराबर करिए या y को बराबर करिए, y को बराबर करेंगे तो जोड़ देंगे, और x को बराबर करेंगे तो घटा देंगे। तो हम क्या करें, y को बराबर कर लें, इसमें क्या कर दें, मैं 5 से गुणा कर दूँ, 5 से नहीं, इस इक्वेशन में मैं अगर 3 से गुणा करूँ तो ये x बराबर हो जाएंगे, तो इस इक्वेशन को मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन जो बनेगी, मैं इस इक्वेशन के नीचे लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 3 × 2 6x, ठीक है, प्लस का साइन, और ये हो जाएगा 9y = 21। अब इसको हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो अब मैं माइनस करूँ इसको भी माइनस करूँ, और इसको जो है आप क्या करो, माइनस कर दो, यहाँ पे ये सारा का सारा कट जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5 और माइनस का 9, माइनस के 14y = क्या हो गया, ये माइनस का आपका 21 में से आपका प्लस का 21 जाएगा, तो आपके पास 10 बचेगा, वो भी माइनस का 10। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल ले, तो y = क्या हो जाएगा, 10/14 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से माइनस तो हट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/7, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/7 है ना, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 5/7 y की वैल्यू आ गई। और इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर देखें यहाँ पे कितनी आ रही थी, 7 आएगा, सही आएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 9 और 5 14, माइनस का 14 y हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है आपका, तो ये माइनस का 10 हो गया, सही है। और जो है यहाँ पर आपका 3 3 9 ठीक था, ये 6 सही है, सब कुछ सही है, तो y = 5/7 ही आया। और दूसरा जो है, हमें इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दें, सपोज करो कि आप इस वाली इक्वेशन में ही रख दो, तो 2x + 3 × y की वैल्यू है 5/7 = 7, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 15/7 = 7, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 14x + 15 = 49, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 14x = 49 - 15, ये वाला उधर जाएगा तो 15 माइनस का, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 14x = इसमें से आप इसको घटाइए तो 5 गया तो 44 बचा, ठीक है, 44 में से 10 34 बचा है ना, 34, और यहाँ पर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x = कितना हो जाएगा, 34/14, ये आएगा 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 7 14, 17/7 आ रहा है इसका।
तो इसको एक बार देख लेना आप सॉल्व करके, मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, हो सकता है अगर कोई मिस्टेक हो तो कैलकुलेशन में आप चेक कर लेना, बाकी मैंने आपको बता दिया तरीका, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब आपको जो दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 37 और गुणन जो है 300 हो। तो दो ऐसी संख्याएं कौन सी हो सकती हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ इसने बोला है, ध्यान से समझना है बस हमारे को। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 37 हो। तो मान लेते हैं कि वो संख्याएं जो है आपकी दो संख्याएं, मान लीजिए कि वो एक संख्या जो है x है और दूसरी संख्या जो है वो y है, ठीक है। और ये जो बोल रहा है इनका योग यानी कि x प्लस वाई करें तो मेरे को क्या मिले 37 मिले। और ये बोल रहा है कि अगर गुणन करें और गुणन जो है 300 हो, यानी कि x इंटू वाई करें तो वो मेरे को 300 मिले, ठीक है। यही है क्वेश्चन में। तो अभी मैं अगर मैं देखूं इसमें से, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं या तो x का वैल्यू निकाल लूँ या y का वैल्यू निकाल लूँ इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे अगर मैं x को छोड़ दूँ या y को छोड़ दूँ, किसी को भी निकाल लीजिए, मैं मान लीजिए y निकाल लेता हूँ, सबसे इजी रहेगा, y की वैल्यू निकालने से फ़ायदा रहेगा। x भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो y जो है y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो 37 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई आपका y यहीं छोड़ा, x को उधर ले गया तो 37 माइनस एक्स होगा। इस y की वैल्यू को अगर इसमें रख दूँ, इस y की वैल्यू को अगर इसमें रख दूँ तो मेरे पास जो है इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो रख देते हैं यहाँ पर, x का x रखिए और यहाँ पर रखिए 37 माइनस एक्स, क्योंकि y की जगह मैंने ये रख दिया, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या है 300 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 37x और माइनस का ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 300। अब जो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस का 37x, और जो इधर लाऊंगा तो इसको, ये माइनस का सारे को साइनों को चेंज कर दो, यहाँ पे प्लस का लगाओगे तो ये बाद में माइनस का माइनस कर दो, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 300। मैं सारे साइन चेंज कर दिए, जो ये माइनस का था इसको प्लस बना दिया, इसको प्लस का था ये माइनस बना दिया, तो सभी को चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। आप चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ पर जो है फैक्टर क्या आ जाएगा, तो एक्स माइनस 25 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 12, और जो है एक्स माइनस 25 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक जो इक्वेशन बन रही है इससे, ये बन रही है एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और बन रही है एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 12 और एक्स इक्वल्स टू 25। ये जो है आप में से दोनों में से ये दो संख्याएं जो है आप मान सकते हैं, है ना। और इसी तरह से y अगर का आपको y निकालना है तो x की एक वैल्यू रखिए तो y निकल जाएगा, और x की दूसरी वैल्यू रखिए तो y निकल जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा जो है वो नंबर निकालना है। तो ये यही वैल्यू आएगी x और 12 और 25, ठीक है। तो आपको मैंने तरीका बता दिया, आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं बताता जाऊँगा, प्रैक्टिस करते जाना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी की जीवा पी क्यू और पी स्पर्श रेखाएं तो बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो टीपी की लंबाई आपको निकालनी है। तो बस सिंपल सा है, इसमें क्वेश्चन क्या है आपको मैं बताता हूँ, ड्रॉ करके इसको समझ लीजिएगा। इसमें बोल रहा है एक आपका सर्कल है, ठीक है, इस तरह से सर्कल है, और इस सर्कल पे जो है इसने बोला कि कोई सेंटर ओ है आपका, ठीक है, इस सर्कल का कोई सेंटर ओ है। अब यहाँ से कोई एक लंबी जो है आपके बोल रहा है कि ध्यान से देखिए, पी और क्यू स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पी और क्यू, तो पी और क्यू मान लेते हैं, कहीं यहाँ पर होगा एक पी, ठीक है, इस जगह पे होगा कहीं पी, और इसी जगह पे कहीं इस तरफ से इस जगह पे होगा कहीं क्यू। तो ये मान लिया पी है और ये है आपका क्यू। यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो हम इसके स्पर्श रेखाओं को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्पर्श रेखाओं को खींचने के लिए मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये आपकी ऐसी स्पर्श रेखा हो गई। अब इसने बोला है कि जो जो परस्पर जो है बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि बिंदु टी पर जो है आपस में जुड़ती हैं, यानी कि यहाँ पर टी बिंदु पे आती हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है इसने क्या बोला है, इसमें हिंदी में तो इसने बोला नहीं है कि लंबाई क्या है ना, दिया दिया है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और इसकी जो ये वाला जो आपको गैप दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये जो है ना ये कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, और क्या दे रखा है, एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, जीवा को बोलते हैं हम जो आपका
आर्क है ना उसकी, कोड 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 जो है इसकी, कोड की लेंथ भी दे रखी है इसने। कोड की ये लेंथ जो है, ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ये है आपकी 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जाकर के ये दो आधा आधा हो जाएगा, नहीं कि ये 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है। आपको बताना है इसकी लंबाई, टीपी की लंबाई, टी से लेके पी तक की लंबाई। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको देखो यहाँ पर जो देखोगे आप, ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना, 90 डिग्री बनाता है। अच्छा, ये ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब सिमिलर ट्राइंगल्स वाला एरिया आपको पता ही है क्या होता है, तो टीपी अपॉन में पी ओ लिख ले, ठीक है। ये आपका बिंदु क्या है, ओ है। तो टीपी अपॉन में पी ओ, टीपी बाई पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, आरपी। ध्यान रखना। अच्छा, हमने इसमें इसका नाम दिया आर, ठीक है। आरपी जो हो जाएगा ना, ये आरपी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, आर ओ हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारे को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये टीपी तो टीपी ही रहेगा। पीओ की वैल्यू मेरे पास पता है, पीओ कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 इसको लिख लिया। अच्छा, आरपी मेरे को कितना दिया है, तो आर पी से 4 है, आरपी कितना है, 4 है, तो 4 लिखिए। आर ओ कितना है, आर से ओ जो है ये कितना है, तो ये देखेंगे आप, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आप निकाल सकते हो, 5 ये है, ठीक है, 5 ये है, 4 ये है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। आप निकाल सकते हो इसको, हम उससे निकाल लेते हैं। देखो 5 स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, और ये हो जाएगा 9, इसका आ जाएगा 3। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 3, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दो ट्राइंगल को हम सिमिलर मान करके जो उसके साइड्स के रेशियो को इक्वल कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली देखिए ध्यान से, इसमें जो आपको ये 3 निकल गया ना, तो ये आर ओ की वैल्यू 3 रख दीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 3 टी पी इजकल्स टू 4 × 5, यानी कि 3 टी पी इजकल्स टू हो गया 20, यानी कि टी पी इजकल्स टू हो गया 20/3। काट दीजिए, तो 20/3 का आंसर क्या आ जाएगा, कुछ आया नहीं है, इतना ही आंसर रखिए, बाकी आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो टीपी की वैल्यू जो भी आएगी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला जो है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आपको बतानी है। आपने ये सारे क्वेश्चंस देख रखे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया में दे देता हूँ कि आपके जो पासे होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये डिजिट होती हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से कि इसने बोला कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है, एक को भूल जाओ। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, और 5 अभाज्य संख्या है। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी मिली, तो 3 अभाज्य संख्याएं मिली हैं। और टोटल नंबर कितने हैं, तो 6 टोटल नंबर है। तो कुल परिणाम तो 6 हैं, अनुकूल परिणाम कितने मिले, 3, तो 3/6 हो गया इसका आंसर, 1/2। काट दोगे तो 1/2, तो इसका राइट आंसर 1/2 आ जाएगा। अगला जो 22 के बाद 23वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, ए और बी किन मानों के लिए निम्नलिखित निम्न रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल बताने हैं आपको, तो इसमें क्या करना है, सिंपली बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया इसने, क्योंकि इसमें जो है ना, आपको सबसे पहले देखो, ये तो आप में से, इसमें से तो आपको ए बी सी पता है कि आपका ये A1 है, ये B1 है, और ये C1 है, ठीक है ना। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, सॉरी B1 है, और ये आपका C1 है। लेकिन यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से जब इस इक्वेशन को पूरे को सॉल्व करते हो तो मैं बता दूँ क्या निकलेगा। ये निकलेगा आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कर दूँ, तो इसको A² C² निकालूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको देखो मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ये आपका एक इक्वेशन तो ये है जिसके साथ x मल्टीप्लाई है, ये है आपका y मल्टीप्लाई वाला, और ये है आपका अलग ही बिना x और y के। तो नहीं, ए बी सी में ये इक्वेशन हो गई। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे पहले a की वैल्यू लिखूँ, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y, और ये c जो है इधर आके -7 हो जाएगा, -7 इसको 0, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y -7 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स,
ठीक है। और फिर आपका क्या दिया गया है यहाँ पर, प्लस का साइन, a प्लस बी इंटू वाई, ठीक है। फिर आपका जो ये वाला संख्या है इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3a प्लस बी माइनस का 2 है, तो इसको माइनस का 2 ही रहने देंगे और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो ये पूरे संख्या को जब मैं लाया तो ये सारी संख्या माइनस की हो गई, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है आपका x वाली संख्या जो हमारी a1 होती है, तो ये a1 हो गई, नहीं a2 हो गई, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 2 है, ये b2 हो गई और ये c2 हो गई। इस तरह से ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया, इन सभी की वैल्यूज़ आ गई। अब जो है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को रख के देखिए कि क्या ये बराबर आएंगे। तो हम देखेंगे, देखो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर समझाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए, अच्छा ए और बी के जो मान निकालोगे, तो ए और बी के मान निकालोगे तो आप किस तरह से निकालोगे। सबसे पहले तो a1 और a2 और b1 और b2 और c1 अपन में c2, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन जो है इसने बोला है कि क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट होने चाहिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका मतलब जो है कंडीशन क्या बोल रहा है कि हमारा जो कंडीशन हमको लगानी है, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो इसका मतलब जो है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा c1 अपॉन में c2। यही बताया था मैंने आपको कि भाई तीनों बराबर होंगे। तो a1 की वैल्यू रखिए, b1 की वैल्यू रखिए, c1 की वैल्यू रखिए, इसी तरह से a2 की वैल्यू रखिए, b2 की रखिए, c2 की रखिए। अब जो है आप दो दो को लेकर के सॉल्व करिए। जब दो दो को आप लेकर सॉल्व करोगे तो a और b का जो वैल्यू आएगी उसकी बात मैं बता दूं आपको। जब मैंने निकाला था इसकी वैल्यू आ रही थी a इक्वल्स टू 5 आएगा आंसर, ठीक है। और b का जो वैल्यू आएगा वो b आएगा 1, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आनी चाहिए आपके आंसर की। अगर ये आंसर आता है तो आप जो है कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, ये चेक करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आयत की भुजा इसकी दूसरी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की कोई भुजा है, मान लीजिए कि ये आपका ये आयत है। आयत में जानते हो आप, आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती हैं, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये कोई आयत है, ठीक है। अब इस आयत की बोल रहा है, इस आयत की एक भुजा दूसरी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। मान लो कि एक भुजा जो है x है, तो दूसरी जो है x प्लस 2 है, ये बोल रहा है। समझ में आ गया। अब जो है हमको पता है कि जो है ये क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 195, यानी कि हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, ठीक है ना। यानी कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अब जो है एरिया मेरे को तो कितना दे रखा है, एरिया 195 दे रखा है, तो 195 इक्वल्स टू लेंथ कितना है, तो लेंथ देखो आप, लेंथ जो है x प्लस 2 है और विड्थ कितना है, x है। तो x प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, यही चीज़ है ना। अब x प्लस 2 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको एक तरफ पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x, यहाँ पे 195। इसको एक तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो फैक्टर बनेगा इसको हम तोड़ेंगे, बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि हमारे को माइनस प्लस करने से 195 प्राप्त हो, ठीक है। और जो है बीच वाले को जब प्लस माइनस करें, देखो इन दोनों को गुणा करें, जो प्लस माइनस वाला जो संख्या है उसको गुणा करें तो माइनस का 195 प्राप्त हो, और प्लस माइनस करें तो 2x प्राप्त हो, वो भी पॉजिटिव। तो हम इसको करते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस, अगर आपको पता है अच्छी तरह से फैक्टर करना तो आप कर लोगे, इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना। यहाँ पे माइनस 13x कर देता हूँ, तो 15 गुणा 13 करोगे तो 195 आएगा, माइनस का है बड़ा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि माइनस का 195 इक्वल्स टू 0। ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए और इसमें से कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लोगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है x प्लस 15 बन जाएगी, और यहाँ पे माइनस का 13 बाहर ले लेंगे और यहाँ पे भी x प्लस 15 जो है आ जाएगा अंदर, इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 कर लेंगे, एक बार x माइनस 13 को 0 करिए, और एक बार जो है x प्लस 15 को 0 करिए। यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 13, और यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी इससे वो आ जाएगी माइनस का 15, ठीक है ना। तो आप जो है माइनस वाली चीज़ तो लेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी लंबाई चौड़ाई जो है माइनस में तो होती नहीं। तो हमारे पास x का जो मेन्यू हम 13 लेंगे, यानी कि अगर उसकी चौड़ाई अगर x है 15 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 2 था वो, यानी कि x का वैल्यू कितने है 15 है,
तो 15 + 2 = 17। तो एक जो है x का वैल्यू 15 और एक का 17, यानी चौड़ाई 15 आई और लंबाई जो है 17 आई। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे को बतानी थी। 15 और 17, 15 और 17 है, नहीं सॉरी 13, 13 है ना, यहाँ पर 13 है, 15 ले लिया, ये नहीं लेना है हमको, ये लेना है 13 को। तो यहाँ पर 2 करेंगे तो ये 13 + 2 हो जाएगा, तो 13 + 2 15 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 13 और 15। 13 अगर हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई कम होती है, तो लंबाई हमारी 15 होगी। ठीक है, यही आंसर हमें निकालना था। इक्वेशन मैंने बना के दिखा दिया, इस तरह से करना है। एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400 पदों की संख्या सारवंतर ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे दिया क्या गया है, ए दिया हुआ है आपको 5। ठीक है, और लास्ट टर्म भी दे रखा है, एल आपको दे रखा है, अंतिम पद 45, और क्या दे रखा है, पदों का योग भी दे रखा है, यानी सम ऑफ नंबर्स दे रखा है 400। एस एन वाला फॉर्मूला हमको याद है, एस एन = n/2 ए प्लस में एल, यही होता है। ठीक है, अब इसमें जो है हम एस एन को रख लेते 400 बराबर एन हमारे पास है नहीं है, तो n/2 तो हम रखेंगे। ए मेरे पास 5 है, प्लस में एल मेरे पास कितना है, 45 है। ठीक है, अब जो है अगर मेरे पास ये एल 45 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 बराबर n/2 इंटू 50। तो यहाँ पे 400 + 2 क्या हो जाएगा, इसको काट दो, ये 25, यानी कि 25n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 400/25। इसका मान कितना आ जाएगा, 400/25 करोगे तो ये आ जाएगा, काट दो, 55 × 25 80, और 16 × 5 = 80। तो इसकी n की वैल्यू जो है 16 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू 16 आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें n का हमें क्या पूछना है, हमें बताना है, इसका ध्यान रखिएगा, l का जो मान होता है, यानी कि ए एन जो हम निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, l जो होता है लास्ट टर्म जो होता है ना, पदों की संख्या और सारवंतर निकालना है। ठीक है, हमारे पास जो है लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो, या फिर हम बोल सकते हैं ए एन का फॉर्मूला जो है, ए एन = क्या होता है, ए प्लस में n-1 इंटू डी लिखते हैं। मेरे पास जो है निकाल लेना है, n जो है हमारे पास 16 आ गया, तो ए 16। अच्छा, ए एन जो है, ए एन को हम ए एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एल तो मेरे को दे रखा है ना, तो हमारे को जरूरत क्या है टेंशन लेने की, हमारे को एल तो दे ही रखा है 45, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं ना, क्या ज़रूरत है हमारे को लंबा चौड़ा खींचने की, तो है ना। तो इसे को हम एल वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एल हमारे पास दे रखा है। जब एल दे रखा हो तो ए एन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह हम एल लिख सकते हैं। तो एल तो 45 दे रखा है, ए मेरे को 5 दे रखा है, एन अभी अभी निकाला मैंने 16 -1 है इंटू डी। तो डी की वैल्यू निकालोगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, इसको काट पीट करके देखिए, तो डी = आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, इसमें जो है पदों की संख्या और सारवंतर सारे निकाल दिए। एन जो है 16, यानी पदों की संख्या 16 आ गई, और सारवंतर का डी है जो 8/3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग जो है उनके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो ये आपको सिद्ध करना है कि भैया ये होता है। तो इसमें क्या है, आपको रम्बस बनाना है, और जो है इसने बोला क्या है कि, ध्यान से समझ लीजिए, बस आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये रम्बस है आपका, कोई भी एक रम्बस बना लीजिए। ठीक है, अब जो है इसने बोला क्या है कि इसमें आपका विकर्ण भी है, तो विकर्ण मतलब डायगोनल भी है, तो डायगोनल को ही बनाना पड़ेगा। और इनका डायगोनल जो है आप जानते हो एक दूसरे को जो 90 डिग्री पे काटते हैं, ये पता ही होगा आपको, किसी ने बताया तो होगा ही आपको। डायगोनल जो है इनको सभी को 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी कि जो भी एंगल यहाँ पे बन रहे हैं वो सारे के सारे 90 बनेंगे। और जो है आमने सामने की भुजाएं जो है ये बराबर हो जाती हैं, आधा आधा कटती हैं, ये भी आधा आधा कटेगा, ये भी आधा आधा कटेगा, तो 3 कर लीजिए। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर हो जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखानी है। अब एंगल के हिसाब से आप सब कुछ जानते हो। बाकी क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर ऑफ डायंगुलर के बराबर होती है। तो अगर मैं बोलूँ तो एकदम सिंपल से आपको प्रूव क्या करना है मैं बता देता हूँ, प्रूव क्या करना है, फिर इसके बाद आप बुक से भी इस थ्योरी को देख सकते हो, थ्योरम को देख सकते हो कि ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी सी रख दें, इसको रखता हूँ मैं ए बी सी डी। ठीक है, ए
BCD लिख लेते, इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² बराबर क्या हो जाएगा, AC² प्लस BD²। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी आपको ये थ्योरम देखनी है, थ्योरम से आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह का ये डायग्राम है और जो है आसानी से आप इसको कर भी सकते हैं, कोई बड़ा इशू है ही नहीं। जो इशू है वो मैं समझाता जाऊँगा। यहाँ पर जो है आपको दिया गया 10 कोड A माइनस 18 है, जहाँ पे 2A जो है ये आपका है, तो A का मान निकालना है, A का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या गया है, 10 2A इजकल्स टू कोट A माइनस 18 डिग्री, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन के आंसर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 को जो है हम कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 2A है, बस इतना ही है। तो कोट 90 माइनस 2A इक्वल्स टू कोट A माइनस 18, यही तो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ से ये कोट और ये कोट हटा दो, क्योंकि दोनों तरफ कोट है। बचा क्या, 90 माइनस 2A इक्वल्स टू A माइनस 18। अब जो है आप A को एक तरफ ले लो और 18 वाले को एक तरफ ले लो। जब एक तरफ लोगे तो ये आपका आ जाएगा 3A, और ये हो जाएगा माइनस का 18 है, इधर जाके आपका प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108, 108। तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 108/3, और इसको काटोगे तो 3 3 9 3 6 18, 36 डिग्री जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है आपको 3 और 4 माइनस 4 7 को मिलाने वाले रेखा को y अक्ष की किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो है आपको ज्ञात करने हैं। तो इसके देखिए आपको सिंपल सिंपल mn वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको जो है यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया है, एक पॉइंट ये दिया है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B है, और यहाँ पर कोई जो है बिंदु C है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसको ध्यान रखना। ये मान लो कि m रेशो है, ये n रेशो में है। अच्छा, इसने देखो y अक्ष विभाजित करेगा, y अक्ष विभाजित करेगा, इसका मतलब कि x 0 होगा। जब x अक्ष होगा तो y 0 होगा, y अक्ष बोलेगा तो आपका x 0 होगा। जो दिया गया है उसका दूसरा वाला जो है 0 होता है। तो अगर y की बात कर रहा है तो y का तो वैल्यू इस जगह पे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन x जो है हमें को 0 हमेशा मिलेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे 0 और y मिलेंगे, तो y हमें निकालना है। a मेरे को दे रखा है 3,4 और b दे रखा है मेरे को -4,7। ठीक है, और रेशो मैंने बता दिया m रेशो n में डिवाइड करेगा। तो आपको जो C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। जो मान लो C है ना, C के बिंदु निकालने हैं आपको, तो C के कोऑर्डिनेट्स 0, y जब आप निकालोगे तो इसको क्या निकालेंगे हम, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ये तो आपका x का कोऑर्डिनेट, और y का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा आपका, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब इसकी जगह जो भी x2 और x1 है उसके मान रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि x1 और x2 क्या है, उसके मान रख देना। तो ये आपका x1 ही y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। बस अब आपको यहाँ पे x1 और x2 और y1 और y2 के मान रखने हैं। ठीक है, ये आपका y2 है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, सब निकाल देंगे इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे हिसाब से। जब आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कितना आंसर आएगा, ये तो कोऑर्डिनेट निकालना है या, हाँ कोऑर्डिनेट तो निकालना ही है। हमारे को जो इसके निर्देशांक मिलेंगे वो भी हमें निकालने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है हमारे को इसका रेशो भी निकालना है, क्योंकि इसने बोला विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी, अनुपात भी निकालना है। तो अनुपात जो निकलेगा, इसका अनुपात निकालिए, तो m रेशो n जो निकलेगा वो निकलेगा 3/4, है ना। m रेशो जो n निकलेगा वो 3/4 निकल जाएगा। बस और कुछ तो निकालना नहीं है, दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको और कुछ तो निकालना नहीं है, m रेशो 1 निकाल दिया। अच्छा, m रेशो n निकल गया 3/4,
तो 3/4 को किसी भी वैल्यू में रखोगे, m/n को, यानी कि m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू जो है 4 मिल गई, तो किसी की वैल्यू को इसमें रखोगे तो y और ये आपका 0 और y का भी वैल्यू भी निकल जाएगा, तो इसमें तो कुछ इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 120 डिग्री के कोण पर जो है घूम करके सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात करना है। यहाँ पे जो है आपको समझना है कि ये डायग्राम कैसा बनेगा, पहले आप इसको समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो मैं कहूँ कि जो है आपका कोई सर्कल है, एक तो ये सर्कल मान लीजिए और एक और सर्कल, क्योंकि दो वाइपर है ना, दो पर वाइपर मान लेते हैं, और जो है इनका वाइपर, ठीक है, इस तरह से ये हो गया वाइपर, और इधर भी ये वाइपर इसी तरह से कुछ साफ करेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डायग्राम समझ में आ गया तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो इस वाइपर के हिसाब से बोल रहा है कि आपका जो है कहीं ये वाइपर जो है ना, इस पॉइंट से, या कैसे भी कह ले, इस पॉइंट से जो है इस तरह से ये वाइपर लगा हुआ है, ठीक है, और ये वाइपर इस तरह से इतने एरिया को कवर करता है। जब ये कवर करता है तो ये जो एंगल बनता है, इसने बोला है 120 डिग्री बनता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और दे रखी है कि जो इसकी लंबाई ये वाली है ना, त्रिज्या, ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे तो जो है इसमें क्या बोला है, किसी दो वाइपर की बात कर रहा है, ठीक है, दो वाइपर की बात कर रहा है, रेडियस दे रखा है और एंगल भी दे रखा है। तो अगर ये दो वाइपर है तो दो वाइपर से तो 2 गुना एंगल कर देंगे, तो यहाँ पर जो है आपका ये फिर से यहाँ पर एक ऐसा और एक ऐसा, और इनके बीच का कोण जो है 120 डिग्री, और ये लंबाई जो है 25, ठीक है। ये दो वाइपर है जो इतने एरिया को साफ करते हैं कार के। आपको समझ में आ गया? अब जो है आपको दिख रहा है कि ये कैसा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें यहाँ पे यूज़ करना है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे बोल दोगे कि 2 जो सेक्टर इसका आएगा उसको हम इससे कर देंगे। तो सेक्टर का फॉर्मूला 2, क्योंकि दो हैं वाइपर तो 2 गुणा में क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360, ठीक है, इनटू में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया, ये एरिया की बात कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। अब जो है थीटा की वैल्यू आपके पास 120 डिग्री है, आर की वैल्यू 25 है, इसको पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है, आपको फॉर्मूला बता दिया, पुट करके और वैल्यू बताइए। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है, ठीक है, डिस्क में 90 हैं, अच्छा ठीक है। इसमें हमें क्या बताना है, एक तो आपको बताना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दूसरा बताना है नंबर डिविजिबल बाई 5। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि एक डिस्क में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, टोटल जो है वो 90 है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भैया देखो, एक से लेकर के, यानी कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं तो एक से लेकर के एक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो आपका जो है दूसरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तीसरा क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, और 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर। क्योंकि इसके 10 का स्क्वायर करोगे तो 90 से ऊपर चला जाएगा। एक का स्क्वायर एक होगा, दो का स्क्वायर 4, इसका 9, इसका 16, इसका 25, इसका 36, इसका 49, इसका 64 और इसका 81। और जैसे ही 10 का स्क्वायर करोगे तो 81 से क्रॉस करके 100 चला जाएगा, क्योंकि इसने बोला है 90 है। तो हमारे पास टोटल जो है परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने नंबर आए, आप देखोगे यहाँ पर, तो हम चेक करें तो नंबर 1 नंबर मिला, 2 नंबर मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला है, 7 भी मिला है, 8 भी मिला है, 9 नंबर हमारे को टोटल मिले हैं। टोटल कितने नंबर मिले हैं, 9 नंबर। तो टोटल 9 है नंबर, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। टोटल क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसने क्या बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या में 9 मिली है, और टोटल जो है डिस्क कितनी है 90, तो बटे में 90 करिए, ये आ जाएगा 1/10, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले का आंसर आ गया। दूसरे में जो है ए नंबर डिविजिबल बाई 5, 1 से 90 तक जो है नंबर डिविजिबल बाई 5 हमें देखना है। तो जो नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा वो कौन कौन सा हो सकता है, तो देखिए 1 से 90 तक की संख्याओं में जो है हमारे पास 5 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30, 35,
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और 80, 85 और 90। ये सारी संख्याएं आ जाएंगी, यानी टोटल नंबर अगर देखूं तो ये आ जाएंगी। कितने नंबर हो जाएंगे ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल जो है ये संख्याएं कितनी मिली हमारे को? 18। तो 18 बटे में कितना हो जाएगा? 90। तो 18 बटे में 90 काट दीजिए, 2 छिक 18, 45 दूनी 90, 6/45, 6/45, 6 45 दूनी 90, ठीक है। और 9 दूनी 18, 9 आएगा। 9/45, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/45, 9 × 9 9×5 = 45, 1/5। तो इसका आंसर आएगा 1/5, ठीक है। तो ये रेशो हमने निकाल दिया, दोनों ही पूछे थे, दोनों संख्याओं को निकाल दिया। डी सेक्शन जो है इसको देखते हैं। इसमें क्या पूछा है? एक पर्यवेक्षक जो है एक बिल्डिंग को देख रहा है जिसकी लंबाई, उसकी आदमी की लंबाई 1.5 मीटर है, मीनार से 20 मीटर दूरी पर है। अच्छा, मीनार से वो 20 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो मीनार है, बिल्डिंग बना लेते हैं। सपोज़ करिए कि ये जो है वो ये बिल्डिंग है, और इसने बोला जो है इससे, इस बिल्डिंग से दूरी पर जो है कुछ डिस्टेंस पे जो है वो आदमी खड़ा है, और उस आदमी को मान लेते हैं कि वो आदमी यहाँ पर इस तरह से खड़ा है। अब इसके आगे क्या बोल रहा है ये? इस मीनार से उसकी दूरी, अच्छा इस पर्यवेक्षक जो आदमी खड़ा है इसकी लंबाई दे रखी है 1.6, और जो मीनार से जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 20 मीटर। और उसके अलावा जो दे रखा है, यदि मीनार की चोटी पर उसकी आंख से 60 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ से जब ये देखता है, यहाँ से देखता है इस तरह से, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ पे जो 60 डिग्री बन रहा है ये एंगल, क्योंकि एंगल हमारे साथ ऐसे बनता है सीधा। तो हमें बताना है कि ये हाइट जो है ये कितनी होगी। तो मीनार की ऊंचाई बात करनी है। ये हमारी जो है मीनार है, ये बिल्डिंग है, और ये जो है बॉय खड़ा है, पर्यवेक्षक खड़ा है। अब आप इस डायग्राम को कर लोगे। इसमें टेन जो है टेन थीटा के हिसाब से निकाल सकते हो। अगर मैं मान लो इसको पी बोल दूँ, इसको ए बोल दूँ, और इसको बी बोल दूँ, इसको पी बोला है तो इसको क्यू बोल देते हैं। और कुछ बोलना है इसमें? इसको पी बोला है तो इस ए बी, और इसको सी बोल देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे टेन, ये पी की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू पी, टेन पी निकाल लेंगे। टेन पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? ए सी अपॉन में पी सी। वैल्यू रख देना ए सी और पी सी का, तो आपके पास में ए सी अपॉन में टेन पी, पी कितना है तो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू ए सी, और पी सी कितना दिया हुआ है? 50 60 70 20, 20 दे रखा है। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो √3 हो जाएगा ये। और ए सी जो है आप देख सकते हो, ये ए सी जो है ये कितना है? तो आप कह सकते हो कि ए सी जो है ये ए बी माइनस बी सी है। तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी माइनस बी सी के बराबर है, अपॉन में 20 है, ठीक है। अब जो है यहाँ से इस 20 को उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 20 √3 इक्वल्स टू ए बी माइनस बी सी, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ देखोगे कि आपका जो है ये जो बी सी है, ये बी सी ये किसके बराबर है? तो ये पी क्यू के बराबर है। तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई तो बराबर ही दिख रही है आपको, इधर वाली और ये वाली लंबाई 1.6 है, तो इसकी जगह 1.6 रख दो। तो ये 20 √3 इक्वल्स टू ए बी माइनस 1.6। अब इसको उधर उधर ले जाओगे, क्या बन जाएगा आपका? ये माइनस का है इधर, उधर जाके हो जाएगा 20 √3 प्लस 1.6 इक्वल्स टू ए बी,
ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और कुछ तो करना नहीं है हमारे को। अब इसमें ए बी आपको निकालना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, जो भी करिए, इसका आंसर निकालिए। ए बी जो भी आपका निकल जाएगा, ए बी ही तो निकालनी थी हमारे को। ए बी क्या है, बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, तो बस इतनी सी इक्वेशन बनेगी। ए बी जो है ये वैल्यू निकल रही है 20√3 कितना हो जाएगा आपका, अगर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। ठीक है, 20√3 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, और इसको निकाल करके मुझे आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है आपको ये सिद्ध करना है भाई। तो इसको जो है मैंने आपको अभी भी स्टार्टिंग में बताया था, इस सेक को जो है 1/sin लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि ये साइन का उल्टा होता है। यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, फिर माइनस में साइन ए है तो साइन ए रहने दीजिए। ठीक है, ये पहला वाला ब्रैकेट हो गया। दूसरे वाले ब्रैकेट को देखिए, यहाँ पे सेक ए लिखा हुआ है, सेक ए को हम ए 1/cos ए लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 1/cos ए। ठीक है, और माइनस में कोस ए ऑलरेडी है। यहाँ पे 10a जो है, इस 10 को साइन बाई कोस लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, साइन बाई कोस, और इसको लिख सकता हूँ कोस बाई साइन। तो इसको लिखते हैं साइन बाई कोस 10 को, और यहाँ पर जो है प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ पे आ जाएगा कोस ए बाई साइन ए। ठीक है, यहाँ पे ए लगा लेना। ये हो गया तीनों समीकरण। तीनों समीकरण में जो है आप यहाँ पे देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आप क्या हो जाएगा, क्या साइन स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो इसका लोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ब्रैकेट में रख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा आपका कोस 1 - कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। और जो है यहाँ पर ये भी आपका ब्रैकेट वाला भी कर लेते हैं सॉल्व, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कोस ए। ठीक है, अब जो है 1 - साइन स्क्वायर का मान आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, कि 1 - साइन स्क्वायर ए को हम जो है क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटे में साइन ए तो है ही। इसी के साथ में गुणा में जो है 1 - कोस स्क्वायर ए को जो है हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए है ही। ठीक है, इन टू में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू जो है 1 होता है, आपको पता ही है, और गुणा में जो है आपके बटे में साइन ए इंटू कोस ए है ही। ध्यान दीजिए, सारे गुणा हैं आपके। अब इन सबको आप देख लो, आराम से समझ लो कि क्या होने वाला है। आप कटने वाले हैं सारे, देखोगे आप कटेगा कैसे। पूरा कट जाएगा ये, क्योंकि इसका मान देखो, ये कोस ए से स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ से कोस ए से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये कोस ए से ये कोस ए और ये कट जाएगा। ये साइन नीचे, ये भी ए है, ये भी ए है, ये साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आया, केवल एक ही बचा, यानी कि उसकी वैल्यू आई है 1 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 32वां जो प्रश्न है, इसमें आपसे क्या बोल रहा है, एक वृत्त है 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के, एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं रचना करके बता देता हूँ, पद आप लिख लेना। एक जो है कोई बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु से हमें व्रत बनाना है, तो पहला एक व्रत बनाना है। ठीक है, उसके बाद में एक और दूसरा व्रत बनाना है। ठीक है, संकेंद्रीय व्रत का मतलब ये हो गया कि आपके दोनों जो व्रत होंगे उनकी क्या होंगी, जो सेंटर होंगे ना, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। बस इतना सा बात है, ये तो चीज़ समझ में आ गई, सेंटर जो है दोनों का सेम है। एक की जो है त्रिज्या, इसने देखो क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर और दूसरे की 6 दे रखी है, तो अगर मैं त्रिज्याओं की बात करूं तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच दें, ध्यान दीजिएगा, तो ये छोटे वाले की 4 बोल रहा है, और बड़े वाले की जो है टोटल 6 बोल रहा है ये। ठीक है, इस तरह से है। आपको करना क्या है, ये जो आपकी लाइन दी गई है, ठीक है, ये जो लाइन दे रखी है, मान लो ये ओ है, और इसको मान लो आप पी मान लो, तो इस ओ पी लाइन को क्या करो, प्रकार की सहायता से समद्विभाजित कर दो। तो जब इसको समद्विभाजित करोगे तो कुछ इस तरह से आपको प्रकार की सहायता से 2 चाप लगाने होंगे, जो कि आपका एक चाप तो ऐसे काटेगा इस साइड में, एक चाप काटेगा इस साइड में, आर्क जिसको बोलते हैं, और जो है आपका फिर ये लाइन कैसी हो जाएगी, डैश डैश हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये आपने केवल समद्विभाजन के लिए खींचा है, यानी कि हाफ लाइन करने के लिए
खींचा है, और जैसे ही हाफ लाइन खींच दोगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, आधे आधे टुकड़ों में हो जाएगी। तो इस सेंटर को, यानी कि अब जो है आपको एक सेंटर मिल गया, ये वाला पॉइंट, इस सेंटर पर प्रकार की नोक रख के ये वाला ओ से लेकर के ये बिंदु, इस बिंदु को जो है मान लो एम मान लेते हैं, एम मान लो, एन मान लो, इस पॉइंट से लेकर के या एम से पी तक की आप चाप लेकर के एक सर्किल बना दो। तो सर्किल जो बनाओगे तो देखो ध्यान से, वो सर्किल कुछ इस तरह से बनेगा, अभी बना रहा हूँ मैं। ये ऐसा अप्रोक्सीमेटली ऐसा बन जाएगा, ठीक है, लगभग लगभग। तो कुछ इस तरह का आपका जो है एक सर्कल बनाएंगे, बना दोगे। अब जो सर्कल जैसे ही काटेगा कहीं पर, वहाँ पर जो है आपको निशान लगा लेना है। तो सर्कल ने इसको पहले यहाँ पे काटा है एक जगह, और एक जगह यहाँ पे काटा है। अब इस जगह से आपको जो है पी को मिला देना है, इस जगह से आप पी को मिला दीजिए ऐसे, और इस जगह से भी पी को मिला दीजिए ऐसे। अब जो है इनके नाम दे दीजिए, अगर आप देना चाहें तो क्यू आर दे दीजिए नाम, इसको क्यू दे दीजिए, इसको आर दे दीजिए। तो इस तरह से ये आपका जो है व्रत की रचना हो जाएगी, इसमें और कुछ करना नहीं है। अब जो स्टेप आपने फॉलो किए हैं, सारे के सारे स्टेप्स आपको लिख देने हैं, जो मैंने अभी अभी बताया आपको करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बेलन खोखले का अर्ध आकार का है, अखला, अच्छा अच्छा, बेलन है लेकिन अर्ध आकार का है और खोखला भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बेलन है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से बेलन है, ठीक है, और ये बेलन जो है ऐसे है। बेलन तो आप समझ गए हैं कि ये ऐसे है, सिलेंडर है, सिलेंडर तो लंबा ही होता है इस तरह से, इस तरह से ये सिलेंडर जो है लंबा सा है। अच्छा, फिर इसने और भी बोला है, देखिए, जिसके खोखले बेलन का अध्यारोपित है बेलन, गोले और बेलन के आधार का व्यास जो है, अब इसमें क्या है, ये जो बेलन है ना नीचे, इसके जो है एक खोखला वो लगा रखा है, क्या कहते हैं उसको, आधा गोला, अर्ध गोला भी इसमें फिक्स है, इस तरह से अध्यारोपित है, इस तरह से बोल, ये समझ में आ गया। तो इसने बोला है कि आधार का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। कितना, 14 है, नहीं 21 सेंटीमीटर, आधार का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है इसमें, ऊंचाई 28 है। तो ये जो ऊंचाई है, ये दे रखा है 28, और जो ये व्यास दे रखा है ये दे रखा है 21, ठीक है, यानी कि रेडियस जो है इसकी आधी हो जाएगी 21 की। अच्छा, तो बर्तन का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो देखो, बर्तन के आयतन में सबसे पहले जो है आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना, और अर्धगोले का आयतन इसमें जोड़ दोगे तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा। तो इसमें सेमी सर्कल का जो है आपको, सेमी सर्कल नहीं, अर्धगोला है ये, गोला, ठीक है, अर्धगोले का आयतन जोड़ना है। तो इसको आंसर निकाल करके बता देना, मैंने डायग्राम बता दिया, आप समझ जाओगे आप कैसे करना है। अगला जो पार्ट है, एक कुएं की बात हो रही है इसमें, जिसका व्यास दे रखा है इसने 2 मीटर, ठीक है, और 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो इसकी गहराई जो है, इसने बोला कि ये 14 मीटर डीप है। तो एक कुआं हम बना लेते हैं, मान लो कि कुआं बना दिया हमने, ये जो है कुआं बन गया, ऐसे ही रफली बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। एक कुआं है, इसका व्यास जो है वो 2 मीटर बोल रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये जो व्यास है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है आपका 2 मीटर है। इसकी हाइट जो दे रखी है इसने, कितनी हाइट दे रखी है, 14 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब खोदा जाता है, इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर जो है 5 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए जो है समान रूप से फैला करके चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई, अभी जो है इसी को डायग्राम को जो है चेंज करके क्या बोल रहा है कि पहले जो कुआं तो था, वो तो कुआं तो सही है आपका, ये कुआं तो था पहले से ही, ठीक है। अब ये कुआं जो था, इसको आपने इस तरह से बनाया था। अब ये जो कुआं की खुदाई हुई, तो इसमें से जो मिट्टी निकली, तो उसने एक चबूतरा बना दिया, उसने जो है ना यहाँ पे एक चबूतरा बना दिया चारों तरफ, इस कुएं के चारों तरफ। और ये चबूतरा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो इस तरह का ये चबूतरा इसमें बना दिया गया। कुएं के चारों ओर चबूतरा बना दिया। ये कुआं तो क्या है आपका, ज़मीन के अंदर है, ठीक है। और ऊपर जो है यहाँ पे अब ये आपका ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो है इसने ये बना दिया चबूतरा, कुएं के चारों ओर चबूतरा बना दिया। तो अब आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, ये कुएं के चबूतरे की जो है इसने क्या बोली है, देखिए ध्यान से, चारों ओर 5 मीटर। तो यहाँ पे जो ये वाली जो चौड़ाई दे दी ना इसने, ये 5 मीटर दे दी, ठीक है। आपको ये हाइट बतानी है कि ये हाइट कितनी है, ये चबूतरे की ये ऊंचाई कितनी है, बस इतना बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए, क्योंकि जितना आपका वॉल्यूम निकलेगा उतनी ही मिट्टी बाहर निकलेगी, ये तो आपको समझ में आ गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच से जो है फॉर्मूला निकालिए। इसमें जो है 14, आप पहले कुएं का, ये कुएं के लिए ये फॉर्मूला जो है कुएं के लिए लगाना है। तो इस कुएं का वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि हाइट जो है आपको यहाँ पे 14 दे रखी है, और आर जो है इसका आधा हो जाएगा 1 मीटर। तो आर यहाँ पे आप आर बराबर 1 मीटर डालिए, एच बराबर जो है 14 डालिए। पाई को पाई रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ज़रूरत है पाई को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो है इसके जो है इंटरनल रेडियस है आपका निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का इंटरनल से इसका इसका इंटरनल रेडियस निकाल करके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आपका देखो ये वाला जो है 5 है, और ये वाला जो है ना, ये वाला आपका कितना है यहाँ पर, ये वाला जो है आपका टोटल कितना है, तो ये 2 मीटर है। 2 मीटर क्वेश्चन में दिया गया आपको, ठीक है ना। तो ये 2 मीटर है। अब 2 का जब आधा करोगे तो यहाँ पे 1 मीटर आ गया, ठीक है। और एक प्लस में आपका जो है टोटल कितना है, वो आपका 4 दिया गया है, 5 दिया गया है। तो 1 + 5 कितना हो गया, 1 + 5 कितना हो गया, ये 6 सेंटीमीटर का आ गया। मीटर 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 में दिया वो सारा, तो ये मीटर में आ गया। क्योंकि इंटरनल रेडियस, हम एक्सटर्नल रेडियस निकाल रहे हैं ना, पूरा का पूरा निकाल लेंगे बाहर का इसमें। अब दोबारा से इसका हम जो हम निकालना चाहें तो इसका क्या निकाल देंगे, पाई r² एच। तो यहाँ पर जो है आप एच का तो हमें पता नहीं है इसमें, एच तो हम बाद में निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा। और आगे जो आप इसको फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा इसका, और एच जो है उसकी ऊंचाई आ जाएगी। अब इसमें आपका अगला जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं, जो आपका अंतिम प्रश्न पूछ रहा है। इसमें जो अंतिम प्रश्न है इसमें क्या बोल रहा है, देखिए आपको दे रखा है वर्ग अंतराल ये वाले, और बारंबारता दे रखी है 5, फिर एक्स, अच्छा एक्स और वाई के मान निकालने हैं आपको। इसमें जो है आंकड़ों का माध्य दे रखा है आपको, यानी कि मीडियन दे रखा है A28.5, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60, यानी कि इन सभी का योग जो है वो 60 दे रखी है। तो इस टेबल को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इस टेबल को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेबल आपका 2 बना लेते हैं, इस तरह से ये टेबल बन गया आपका। इसमें जो है इधर दे रखा है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, ठीक है। इस तरह से आपको ये दे रखे हैं। अच्छा, इसमें डाटा कितना दे रखा है ये देखिए, 5, फिर एक्स, फिर 20, फिर 15, फिर वाई, और फिर 5, ठीक है। ये आपको डाटा दे रखा है, और इन सब का टोटल कितना दे रखा है, 60। इन सब का टोटल दे रखा है 60। यहाँ पे हो गया टोटल, ये टोटल दे रखा है। इसमें सी एफ निकाल लीजिए इसका, यहाँ पे हम सी एफ निकाल लेते हैं। ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, आपकी क्लास है, ठीक है। ये और सी एफ निकालोगे तो ये 5 का तो 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे 5 + x हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, 5 + 20 25x हो जाएगा, 25 + x हो जाएगा। फिर 25 और 15 कितना हो गया, 40 + x हो जाएगा। यहाँ पे आपका 40 + x हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा आपका, 40 + x + y हो जाएगा। जानते हो ना, 5 का 5, फिर इसमें ये जुड़ता है, फिर जो आता है उसमें ये जुड़ता है, फिर जो आता है उसमें ये जुड़ता है, फिर जो आएगा उसमें ये जुड़ेगा, फिर जो आएगा उसमें ये जुड़ेगा। तो अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 x + y। तो यहाँ पर जो है हम इसको 45 x + y जो है ये आ गया, और ये हमारे पास एफ आई आया था टोटल, ठीक है। फॉर्मूला मीडियन का मैं बता देता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका, वो हो जाएगा आपका L +
n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर मैं n देखूं, इसमें तो n कितना है, 60 है, ठीक है, n कितना है, 60 है। अच्छा, मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन हमारे को दे रखा है 28.5। 28.5 से जस्ट पहले क्या आता है, तो 28.5 यहाँ पे आएगा, इस वाली जगह पे आएगा 28.5, ठीक है ना, इस वाले में। यानी कि हमारे को फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, फ्रीक्वेंसी मिली मेरे को 20, ठीक है, एफ मिला 20 और लोअर लिमिट मिली 20, यही चाहिए। हाइट दोनों के बीच की क्या, एच जो डिफरेंस कितना है, 10 का है, और लोअर लिमिट हमारे को 10 मिल गई। सब कुछ तो मिल गया, हमारे को फॉर्मूले में डालना है। मैं लिख देता हूँ क्या क्या मिला हुआ है हमारे को। यहाँ पर देखिए, लोअर लिमिट जो मेरे को मिली है वो 20 मिली है, हाइट जो मिली है वो 10 मिली है, क्योंकि 20 माइनस आप 10 कर लीजिए या 10 माइनस 20 कर लीजिए। सी एफ जो है, मैंने सी एफ अभी अभी देखा, सी एफ जो है जस्ट उससे ऊपर वाली टेबल, तो जस्ट ये वाली हमारे पास सी एफ होती है, जो हमारे पास टेबल मिलती है उसके जस्ट ऊपर जो है सी एफ होती है। सी एफ मिला 5+x, यहाँ पर रखिए इसको, 5+x सी एफ मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है वो भी देख लेते हैं। और हमारे को मिला क्या है, एल मिला है, एच मिला है, सी एफ मिला है, और क्या चाहिए, n/2, n/2। अच्छा, n/2 का मतलब हो गया आपका 60। n तो हमारे को कितना मिला था, कितना दिया हुआ है, 5, 60 दिया, n बराबर 60 है, तो n/2 इसका हो जाएगा 30। n भी मिल गया, सी एफ मिल गया, h मिल गया, f फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है, फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने देखी, f की वैल्यू जो है 20 मिली हुई है। अब इन सभी वैल्यूज़ को इसमें आपका L, H, C, F, N और F की वैल्यू को इसमें रखेंगे। मीडियन हमारे को 28.5 दे रखा है, इसकी वैल्यू मीडियन की जगह रखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसमें x की वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि हम 5+x रख रहे हैं सी एफ की जगह, इस सी एफ की जगह 5+x रखे हैं, तो x का मान जब निकालोगे तो x की वैल्यू जो है 8 मिलेगी, 8 मिलेगी x की वैल्यू। और यहाँ पर जब ये 8 मिलेगी x की वैल्यू, तो यहाँ पर जो है आप इसमें 8 रखोगे, तो ये कितनी आपकी आ जाएगी, तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो है वैल्यू किसके बराबर है, ये 60 के बराबर है। ये 45+x+y इक्वल्स टू कितने के बराबर है, ये 60 के बराबर है, क्योंकि ये है टोटल, जो यहाँ पे टोटल आता है वही यहाँ पे आता है। आपको सभी को पता है कि यहाँ का टोटल यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे 60 आना चाहिए टोटल, तो ये 60 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को 8:45, और मैंने बताया x का मान आप निकालोगे, फॉर्मूले में डालिए, x का मान 8 निकालिए, 8 आएगा, प्लस में y इक्वल्स टू 60 हो जाएगा, और जो है ये 48 और 8 56, 56 प्लस वाई इक्वल्स टू 60 हो गया, तो वाई इक्वल्स टू 56, 60 में से माइनस करिए, तो ये आपके पास में वाई इक्वल्स टू 4 आ रहा है। ओह, 45 है, ये 45 है, सॉरी 45 है ये, 45 और 8 53 हुआ, ये 53 हुआ, चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, इसमें करेक्शन है जो, क्योंकि यहाँ पर हमारे को 45 दिया है, तो ये भी आपका 45 है, और ये आपका 45 नहीं है, ये 56 नहीं है, 53 आ जाएगा। ये 53 उधर ले जाओगे तो 60 माइनस 53 7 आएगा आंसर। तो x इक्वल्स टू 8 आएगा और y इक्वल्स टू 7 आएगा। इसको निकाल के देखिए, मैंने आपको आंसर बता दिया कैलकुलेट करके। तो ये था आपका पूरा वीडियो, इसको जरूर चेक करें और ढंग से पढ़ें और सारी चीज़ें तैयार करें, आपको जो है क्वेश्चन पेपर आपको ईजी लगेगा आपका।